गुड इवनिंग एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहे होंगे। और कल हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अपना कला और संस्कृति का लगभग बड़ा हिस्सा कल पूरा कर लिया था। फिल्म जगत पर आकर हमने उस टॉपिक को बीच में छोड़ दिया था ताकि अलग चीज़ें जब शुरू हों तो नए दिन से हों। कल हम लोगों ने जाना था अपने हरियाणा की कला और संस्कृति में लोक गीतों के बारे में और अपने वाद्य यंत्रों के बारे में। हमने देखा था धमाल एक नृत्य था, कहीं मंजीरा नाम का नृत्य था जो कि एक वाद्य यंत्र भी है, कहीं हमने देखा था कि रतवाई था, कहीं रास था, रासलीला था, और फिर लास्या तांडव रास के ही प्रकार थे। फिर हमने देखा था घूमर, झूमर, डफ, और कोई गम में किया जाने वाला खेड़ा नृत्य था या खेड़ नृत्य था या खेड नृत्य उसी को कहते हैं, जींद की बेल्ट में। फिर इस तरह के बहुत सारे हमने डांसेस के बारे में जाना। हमने एक तारा, दो तारा, डफ और मंजीरा जो बजाने के लिए हैं, नगाड़े हैं, ढोल है, इन सब के बारे में, बांसुरी है, शहनाई है, ये सब चीजें कल पढ़ी थी। और अगर तुमने ढंग से एक बार पढ़ी होंगी ना ये, तो अब तुम्हें ये सब आसान दिखेगा। अब ये टफ लगने वाली चीजें मूर्तिकला, चित्रकला, जिसमें लोकगीत आ गए, लोक संगीत आ गया, और अपना जो ये वाद्य यंत्र हैं, ये काफी टफ टॉपिक्स में से हमने सारे पढ़ लिए। अब उसी सीरीज को आगे चलाते हैं और आज हम जानेंगे हरियाणा ने इन सब के अलावा क्या बॉलीवुड में, म्यूजिक में कोई योगदान दिया है। क्या हरियाणा से इस तरह के कोई कलाकार निकले हैं जिन्होंने की रंगमंच पे कोई अच्छे रोल प्ले किए हों। अगर निकले हैं तो हरियाणा के किस जिले को बिलोंग करते हैं। क्या हास्य में किसी ने नाम खड़ा किया, या योग में किसी ने नाम खड़ा किया, या बॉलीवुड में किसी ने बहुत बढ़िया काम किया, किसी ने गायन में नाम कमाया। तो अलग अलग हस्तियों ने, किसी ने बहुत अच्छा टीवी में जो है ये न्यूज़पेपर न्यूज़ रीडर बन गया, कोई कोई जो है हास्य कलाकार बन गया। तो इस तरह के लोगों के बारे में आज हम बातचीत करेंगे, ठीक है। तो कल देखो हम लोगों ने यहाँ आके टॉपिक को छोड़ दिया था हरियाणा का फिल्म जगत। इससे पहले कल लास्ट पॉइंट ये पढ़ा था, बाजे भगत के बारे में हमने पढ़ा था, लक्ष्मी चंद जी के बारे में, जिनको कि कुछ भी कहना तो सूरज को दीपक दिखाने के समान है, कि दीपक दिखेगा थोड़ी सूरज की रोशनी के सामने। तो कोई भी शब्द आप यूज करेंगे, इनकी बड़ाई के लिए वो छोटे पड़ेंगे। लक्ष्मी चंद जी, जिनका जन्म आपके हरियाणा के सोनीपत में हुआ था, और एक छोटी सी उम्र में ही, वैसे तो ये स्वर्गवास हो गया था इनका, लेकिन 45 साल के छोटे से जीवन काल में इन्होंने इतना कुछ अचीव कर लिया कि आज तक इनके ऊपर अब दोबारा मूवी बनाने की बात चल रही है, और कह रहे हैं उस पर काफी हद तक काम पूरा भी कर लिया गया। पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी उपाधियां इनके नाम पर हैं। इनको आप सूर्य कवि कहते हैं। इनको आप जानते हैं कि ये हरियाणा के तानसेन हैं। ये सूफी जो काव्य है उसकी मीरा कहलाते हैं ये। तो बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ इनको अपने बराबरी के दर्जे पर रखा है। हरदेव आपको याद होगा, हरदेव और हरदेवा भी यही हैं, और बाजे भगत ये दोनों किसके शिष्य रहे हैं। दोनों बड़े आदमी हैं, और सांग से की परंपरा से इनका बड़ा पुराने टाइम का रिश्ता रहा है। दोनों ने काम किया है दीपचंद बामन के अंडर रहकर, तो उनके शिष्य हैं। छज्जू राम कल हमने पढ़ा था, उनके गुरु का नाम था। मानसिंह किसके गुरु थे, अपने पंडित लक्ष्मीचंद जी के, ठीक है। तो कल हमने लास्ट देखो ये सब चीजें, अहमद बख्श थानेसरी पढ़ा था ना, वो हरियाणवी में इसके ऊपर काम किया था अपनी रामायण के ऊपर। दीपचंद बामन हमने पढ़ा था। तो ये सारे बड़े बड़े नाम थे। अली बख्श खां कल हमने पढ़ा था। फिर मांगे राम, बाजे भगत, हरदेवा, देखो ये सब चीजें कल रीड कराई थी। शीला सेठानी करके स्वांग के ऊपर 1730 में, और किशन लाल भट्ट जो मेरठ निवासी हैं वो पहले स्वांगी माने जाते हैं, लेकिन आधिकारिक हरियाणा का स्वांगी कहेंगे तो आप कहेंगे कि अपने ये दीपचंद बामन जी हैं, जिनको आप हरियाणा का शेक्सपियर और हरियाणा का कालिदास भी कहते हैं। लेकिन अगर तानसेन आ गया तो फिर आएगा दादा लक्ष्मीचंद का नाम, ठीक है। ये सब कल हमने पढ़ लिया था। तो अगर रीडिंग की होगी तो ये बहुत आसान है, वरना टफ है। बाद में नहीं समझ में आएगा, पहले साथ साथ तैयार कर लेना। जिस दिन जो पढ़ाऊं उसको दिन के दिन याद करो। फिर उसके बाद 4-6 मान लो हफ्तों बाद जब तुम उसको देखोगे ना, फिर तुम्हें लगेगा कि हाँ ये हम कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ना शुरू करेंगे हरियाणा का फिल्म जगत। फिल्म जगत के बारे में पहले थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, ताकि आपको चीजें समझना बहुत आसान रहे। इसमें वो व्हाइट वाला बोर्ड खुल जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए कुछ छोटी मोटी सी बातें मैं आपको बता दूं, उसके बाद आपको चीजें समझनी आसान दिखेंगी। देखो, आपके यहाँ पर एक मूवी बनी थी, हरफूल सिंह जाट जुलानी। जुलानी एक गांव है, तो इनका पूरा नाम है हरफूल सिंह जाट जुलानी। एक कैरेक्टर है, सच में एक इंसान थे अंग्रेजों के टाइम में। हरफूल सिंह जाट जुलानी
बहुत सारे लोग जो हैं इनके बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि इनके कैरेक्टर के बारे में पूरा हरियाणा जाने, क्योंकि ये वो आदमी है जिसने आपकी गायों के लिए अपना जीवन भी के दांव पे लगा दिया कि बेशक कोई मेरा मर्डर करता हो करे, लेकिन गायों की रक्षा करना मेरे जीवन का एक टारगेट है। कहते हैं 17 बूचड़ खाने बंद करवाए थे इन्होंने। बूचड़ खाना आप जानते हैं ना, जहाँ गाय काटी जाती हैं। तो 17 बूचड़ खाने बंद करवाना कोई हंसी मजाक नहीं है। बूचड़ खाना बंद करवाने के लिए आप लगा लो कितनी मार काट और दंगे टाइप का माहौल क्रिएट होता होगा, तब बूचड़ खाने बंद किए जाते होंगे। बूचड़ खाने बंद करवाना सरकारों के भी लिए भी आसान काम नहीं होता उस टाइम पर। आप सोचो, आज से मैं बात कर रही हूँ कितने सालों पुरानी, ये 1892 का बर्थ है इनका, यानी 1900 के हेर फेर की घटनाएं हैं जिनके बारे में हम बातचीत करेंगे। अंग्रेजों के टाइम में बूचड़ खानों को बंद करवाना, अंग्रेज क्यों इसके लिए काम करेंगे, आज तक आपकी सरकारों के टाइम में बूचड़ खाने चल रहे हैं, अंग्रेजों को क्या मतलब था। और उस टाइम पे फिर मुस्लिम कम्युनिटी के विरोध में उतर के आना, तो ये बहुत ज्यादा है। किसी के मन में अगर इच्छा ही हो ना कि मरने को तैयार हूं, तो वो स्टेप लेगा, वरना नहीं लेगा। तो हरफूल सिंह जाट जुलानी ने अपने लाइफ में 17 बूचड़ खाने बंद करवाए, और ऐसा खौफ, ऐसा आतंक इन्होंने बैठा दिया, जहां बूचड़ खाने चलते थे ना, तो वो डरते थे सोते हुए भी कि अगर हरफूल सिंह जाट जुलानी आ गया तो फिर वो सबको मौत के घाट उतार देगा। और न जाने कितनी गायों को इन्होंने आजाद करवाया। नैन, जो अपने यहाँ सरनेम है ना जाट कम्युनिटी में, कहते हैं नैन खाप ने इनको सवा शेर, वैसे तो सवा शेर होता है जब नापते हैं क्वांटिटी में, लेकिन इनको उपनाम दिया था कि ये सवा शेर है। शेर नहीं कह रही मैं, शेर लॉयन के लिए यूज करते हैं। तो सवा शेर कहा था हरफूल सिंह जाट जुलानी को नैन खाप ने, कि इनका एक रुतबा था, एक इनका नाम था, इनकी इज्जत थी। और इसी तरह कुछ लोगों ने कहा कि ये इस तरह के कैरेक्टर के आदमी थे कि ये कभी भी किसी के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करते थे। तो लोगों ने कह दिया चलता फिरता कोर्ट है ये, तो चलती फिरती अदालत का भी उपनाम दिया गया कि ये चलता फिरता कोर्ट है, किसी के साथ गलत होने नहीं देंगे। बहुत ही बढ़िया आदमी थे, जनता इनको बहुत प्यार करती थी। लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलतियां कर दी थी। गलती भी क्या थी, मैं आपको कहानी सुना दूं इनकी। जब ये बचपन में थे ना, तो इनके जो पिताजी हैं वो चल बसे थे। इनकी माँ जो है, उन्होंने किसी से शादी की, किसी दूसरे आदमी से, फिर उनकी प्रॉपर्टी पे कुछ इस तरह का डिस्प्यूट हुआ। जब ये बड़े हुए तो इनको प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं दिया गया। तो कुछ झूठा उठा केस करवा के, और टोहाना के आसपास उस टाइम कोई अंग्रेजों के टाइम में पुलिस थाने थे, वहां इनको खूब पीटा और इनके ऊपर केस वेस बना दिया। फाइनली जाके खैर ये रिहा हो गए, लेकिन रिहा होके फिर ये सेना में भर्ती हो गए। अंग्रेजों की सेना में तब सिपाहियों की भर्ती खुले में किया करते थे। तो सेना में भर्ती हो गए, 10 साल इन्होंने काम किया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी इन्होंने हिस्सा लिया था। फिर जब इन्होंने 10 साल काम किया, इन्होंने कहा मैं बस नौकरी का त्याग करूंगा। तो इनके अच्छे बिहेवियर, अच्छे योगदान को देखकर जो इनका अफसर था, उसने कहा यार तुमने बहुत अच्छा काम किया हम लोगों के लिए, तो एक लास्ट कोई भी इच्छा जो तुम्हारी है वो मांग लो, हम दे देंगे। तो उन्होंने कहा जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर आप चाहते ही हो तो मुझे एक राइफल दे दो और कुछ गोलियां। तो ठीक है भैया, अब ये सैनिक रहा है, तो उन्होंने इनको राइफल और गोलियां दे दी। तो वो राइफल लेके, गोलियां भर के सबसे पहले उस थाने में गए जहाँ के जो वो पुलिस चौकी का जो मुखिया था ना, जिसने इन पे झूठा केस बनाया था, उसको मार दिया इन्होंने। और उसके बाद फिर अपने घर गए, फिर अपने घर वालों को पंचायत बुलाई कि भाई मेरी जमीन थी, मुझसे क्यों छीनी ये वो। तो वहां भी जब बात नहीं बनी, तो वहां भी एक आधे का इन्होंने मर्डर कर दिया, जो गलत कर रहे थे, जो अन्याय कर रहे थे। और इस तरह फिर पुलिस ने इनको भगोड़ा घोषित कर दिया, ये भाग गए। फिर अब पुलिस ने इनके सिर पे इनाम रख दिया कि अगर कभी पकड़े गए तो इतने रुपए जो इसको पकड़वाएगा उसको मिलेंगे, और इस तरह से ये जो है मर्डरर है। तो ये छिप के बेचारे अपना जीवन काटने लग गए। लेकिन इनके मन में था कि समाज के लोगों के साथ अन्याय होने नहीं दूंगा, कोई भी गलत करेगा तो मैं उसको मारूंगा। और इनके पास हथियार थे ही। तो फिर इन्होंने जो है लोगों के न्याय के लिए, लोग जैसे दुखी होते तो न्याय की गुहार लगाते, इनसे छिप के रहा करते थे, भेष बदल के रहा करते थे। और इस तरह फिर इन्होंने बूचड़ खाने बंद करवाए, गायों की रक्षा की। तो लोगों के बीच में बहुत फेमस थे, और लोगों के प्रति इनके मन में बहुत पॉजिटिव था कि भाई जनता के साथ अन्याय ना हो। इसलिए बहुत सारे लोग इनको, हरफूल सिंह जाट जुलानी को, रॉबिन हुड ऑफ हरियाणा भी नाम दे देते हैं। रॉबिन हुड ये एक कैरेक्टर है, अंग्रेजी किताबों में, अंग्रेजी साहित्य में रॉबिन हुड एक कैरेक्टर है। और रॉबिन हुड जो है ना, वो लोगों की रक्षा करता है, गरीबों की, असहायों की, दुखी टाइप के लोगों की। तो ये आपका रॉबिन हुड है। इसने हरियाणा की जनता जो गरीब थी, असहाय थी, परेशान थी, दुखी थी, कभी अंग्रेजों के कारण, कभी किसी ताकतवर जमींदार के कारण, या कभी जो रांगड़ थे ना यहाँ पे, जो मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ लोग थे जो कि जबरदस्ती गायों को उठा के ले जाते, उनको काटते, उनका मांस खाते, बाहर भेजते, इन
इन सब प्रॉब्लम्स से निजात दिलाने में इस आदमी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। लेकिन फाइनली एक दिन कहते हैं राजस्थान में कोई इनकी मुंह बोली बहन थी, ये उसके घर गए हुए थे और वहां दोपहर का खाना खा के सो गए। जैसे इनको ना लोग अपने घर में पनाह देते थे क्योंकि आदमी अच्छा था ये, लेकिन अंग्रेजों ने इसके सिर पे इनाम रख रखा था। तो कहते हैं इनके मुंह बोली बहन के हस्बैंड ने अंग्रेजों को मुखबिरी कर दी कि भाई मेरे यहाँ मेरे घर में ऐसे हरफूल सिंह जाट चुलानी है जिसके कि आप सर पे आपने इनाम रखा हुआ है। पुलिस आई, सोते हुए को पकड़ के ले गई, फिर फांसी की सजा दी। 1935-36 के आसपास की शायद ये घटनाएं हैं। और इस तरह से एक बेहतरीन इंसान जिसने समाज के लिए, जिसने जानवरों के लिए भी बहुत अच्छा काम किया, उसकी लाइफ का अंत हो गया। तो एक ऐसा कैरेक्टर जिसको कि जानबूझ के शायद उभारा नहीं गया, लेकिन उन्होंने लोकल लेवल पे बहुत काम किया, लोगों की सहायता की, इसलिए रॉबिन हुड ऑफ हरियाणा है हरफूल सिंह जाट जुलानी। ठीक है, इनके ऊपर मूवी बनती है आपके हरियाणा में पहली बार, क्योंकि ऐसा कैरेक्टर था कि लोग जाने। तो वो मूवी बनाई गई 1970 में, क्योंकि 66 में तो हरियाणा अलग ही हुआ था नवंबर में। 1970 में हरफूल सिंह जाट जुलानी मूवी बनी और आनंद नाम के एक आदमी, जिनको जेलदार भी कह देते हैं, वो इसके डायरेक्टर थे। इससे पहले भी मूवी बनी थी 1969 में। 66 तो आप लगा लो एंड में हुआ ही थे आप अलग। 67, 68, 69 में आपने मूवी बना दी थी धरती। लेकिन ये शॉर्ट फिल्म थी, ये लघु फिल्म थी, मतलब कुछ मिनट की मूवी थी। ये प्रॉपर मूवी थी जिसको आप मूवी कहते हैं, मतलब 1.5-2 घंटे कम से कम जो चले उसको आप मूवी मानते हैं, वरना 10-5 मिनट वाली को आप कहते हैं शॉर्ट फिल्म है। तो ये धरती मूवी आप पहले बनी है, लेकिन ये लघु चित्र पे आधारित थी, ये एक बड़ी मूवी थी। फिर तो जैसे एक लाइन सी लग गई, वीर घटोत्कच है, बीरा शेरा है 1974 में। फिर लेकिन ये बहुत ज्यादा फेमस नहीं हो पाई मूवीज। 1983 में आपके हरियाणा में एक मूवी बनी जिसको नाम दिया गया बहू रानी, और ये मूवी काफी फेमस हुई, मतलब लोगों ने इसको पसंद किया, तो काफी इसको लोगों ने सराहा, लोग देखने भी गए। तो मूवीज चलती तब है जब जनता उनको पसंद करे, जनता रिकमेंड करे, लोग देखने जाएं, तभी कहते हैं ना मूवी सुपर डुपर हिट गई। तो अब तक आपके हरियाणा में चाहे बीरा शेरा की बात करें, वीर घटोत्कच की बात करें जिसमें मास्टर चंदगी राम जी ने रोल प्ले किया था, जो कि बहुत बड़ा कैरेक्टर है चंदगी राम जी का, या आप बात करें हरफूल सिंह जाट जुलानी की या धरती की, बहुत लोग नहीं देखते थे। लेकिन 1983 में बनी बहुरानी मूवी को लोगों ने सराहा, ये पहली हिट मूवी कहलाई। इसके अगले साल 1984 में एक मूवी बनाई गई चंद्रावल, हर बच्चा जानता होगा चंद्रावल, हरियाणा की सबसे ज्यादा चलने वाली मूवी है, इसको सुपर डुपर हिट मूवी कहा गया। और कहते हैं इतना पैसा कमाया इस मूवी ने, इतना पैसा कमाया कि सिर्फ फरीदाबाद के एक सिनेमा हॉल से इस पूरी मूवी में जितनी लागत आई थी ना पैसों की, पैसा तो लगता है ये मूवी बनाने में, वो सारी एक सिनेमा हॉल से पूरी हो गई। तो सोचो पूरे उत्तर भारत में ये दिल्ली में भी देखी गई, हरियाणा में भी, राजस्थान में भी, यूपी में भी और पंजाब के भी कुछ हिस्सों में। तो इतने सारी एरियाज में अगर मूवी चली और जिसकी कीमत सिर्फ एक सिनेमा हॉल से पूरी हो गई, इसका मतलब बाकी तो सारा प्रॉफिट था। तो काफी हद तक सफलतम फिल्मों में पहला नाम आप लेंगे। एक होती है सफल, एक होती है सफलतम, बहुत सुपर डुपर हिट, तो जिसे कहते हैं ब्लॉकबस्टर मूवी थी, तो ये थी आपकी चंद्रावल 1984 की, जिसमें कि आपकी कुछ खास बड़े लोगों ने काम किया। इसमें फिर निर्देशक का नाम, निर्माता का नाम आपने सुना भी होगा, जयंत प्रभाकर है, देवी शंकर प्रभाकर है। तो प्रभाकर ना बेसिकली एक खानदान है पूरा, इन्हीं में से आपको डायरेक्टर मिल जाएंगे, इन्हीं में लेखक मिलेंगे, इन्हीं में आपको प्रोड्यूसर मिलेंगे। बहुत लोग तो शायद प्रोड्यूसर और डायरेक्टर में डिफरेंस भी ना जानते हो, मैं बता देती हूँ। प्रोड्यूसर वो होता है आपका जो फिल्म में पैसा लगाता है। भाई कहीं जाएंगे, मूवी को शूट करेंगे, वहां चाय पानी होगा, एक्टर्स आएंगे, वो कहीं ठहरेंगे, पूरी एक टीम होगी, उनका लंच होगा, उनका डिनर होगा, कॉस्ट्यूम्स आएंगे, तो खर्चा होता है ना। कोई मूवी बनाने में आज आप देखो करोड़ों रुपए लगते हैं, तब भी कुछ तो लगता ही होगा। तो वो सारा पैसा कौन लगाएगा? प्रोड्यूसर। वो प्रोड्यूस करेगा, वो पैसा देगा। फिर इस प्रोड्यूसर के पैसे को सही यूटिलाइज करना, पिक्चर में, मूवी में सीन अच्छा हो, इस जगह से ऐसे फिल्माया जाए, अब इस तरह से इसको पूरा जो है दिखाना चाहिए, या अब इसको क्लोज में सीन दिखाएं या दूर में दिखाएं, या पहाड़ों में इसको शूट करें या नदी के पास शूट करें या घर के अंदर शूट करें, ये डिसीजन प्रोड्यूसर नहीं लेता। इसके लिए वो जिसको अपने पास बुलाता है वो आदमी कहलाता है डायरेक्टर। डायरेक्टर डायरेक्शंस देगा, भाई ये इस तरह से शूट करना है, ये इस तरह से। तो फिल्मों का एक होता है निर्माता और एक होता है निर्देशक। निर्माता होता है पैसा लगाने वाला और निर्देशक होता है जो डायरेक्शन दे कि इस सीन में ऐसे एक्टिंग होनी चाहिए, इस सीन में ये ऐसे बोलना चाहिए। तो इस तरह से ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अगर पैसा नहीं होगा तो मूवी बनेगी कैसे? बजट भी चाहिए होता है, अच्छा पैसा लगेगा तो अच्छी मूवी बनेगी। भाई अच्छे डायरेक्टर महंगा लिया जाए, अच्छे एक्टर्स लिए जाएं, लोकेशन अच्छी हो, फिर म्यूजिक डायरेक्टर अच्छा हो, तो हर चीज में पैसा लगाना पड़ेगा ना। लेकिन उन सबको, उस पैसे को सही यूटिलाइज करने की समझ किसके अंदर होती
होती है डायरेक्टर। ये दो बहुत बड़ी चीज हैं। प्रोड्यूसर को आप बोलते हैं निर्माता, ये होता है निर्देशक। तो निर्माता निर्देशक एक ही परिवार के हैं ये। जयंत प्रभाकर मैंने आपको बताया, और एक बताया देवी शंकर प्रभाकर, जो लेखक भी हैं और जो निर्माता भी हैं। निर्देशक कौन है? जयंत प्रभाकर। ठीक है। वाहवाही हमेशा डायरेक्टर की जाती है, जो समझदार लोग हैं, क्योंकि डायरेक्टर ने पैसे का सही यूटिलाइजेशन किया। लेकिन पैसा लगाने के लिए भी तो कहीं ना कहीं जिगरा चाहिए, सारा पैसा डूब जाए तो वो प्रोड्यूसर होता है। ठीक है। तो ये आपके हरियाणा की सबसे ज्यादा सफलतम मूवी रही चंद्रावल। इसके बाद ढेरों मूवीज आई हैं आपकी, लेकिन जैसे कुछ खास नाम की बात करें तो यही है। फिर एक आपकी सन 2000 में, यानी 21 साल पहले एक मूवी आपके यहाँ आई, जिसका नाम है लाडो बसंती। और उस मूवी ने पहली बार नेशनल लेवल पे अपनी पहचान बनाई, क्योंकि उसको नेशनल अवार्ड मिला था। एक कैटेगरी का नेशनल अवार्ड मिला लाडो बसंती को। ठीक है। फिर इस तरह से कई आपकी मूवीज, पगड़ी द ऑनर आई, उसके ऊपर भी अवार्ड मिला, उसकी सह अभिनेत्री को अवार्ड मिला। तो इस तरह के कई बड़े बड़े नाम आपने दर्ज कर लिए। लेकिन ये कुछ खास बातें हैं जो इनिशियल स्टेज में, जिनके कारण हमारा नाम खड़ा हुआ। आज अगर देखें तो बॉलीवुड में ढेरों लोग हैं, जैसे बड़ी बड़ी मूवीज में ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं, टेबल में पढ़ेंगे, जिनका की योगदान है हरियाणा में, बॉलीवुड में भी। ठीक है। तो हरियाणा का फिल्म जगत, अब एक एक पॉइंट को सुनते जाना, सब कुछ समझ में आएगा। हरियाणा की पहली फिल्म हरफूल सिंह जाट जुलानी 1970। अब ये हरफूल सिंह कौन है, हर किसी को पता होना चाहिए। ये यहाँ पे 1892 में जन्मा हुआ एक आदमी था, और इस आदमी ने हरियाणा के लोगों के लिए, यहाँ के लोगों के बीच में न्याय को बहुत हद तक फैलाया। तो इसलिए लोगों ने इसको कह दिया कि भैया ये रॉबिन हुड है। अब कहते हैं रॉबिन हुड ऑफ हरियाणा है ये। और ये चलती फिरती अदालत कहलाते हैं। इन्होंने गायों की रक्षा के लिए बहुत बड़े बड़े स्टेप्स लिए, 17 बूचड़ खाने बंद करवाए, और बाद में अंग्रेजों ने इनको अपने काल में फांसी दे दी। ठीक है। तो वही है ये हरफूल सिंह जाट जुलानी। 70 में मूवी बनी। के निर्माता कौन थे? निर्माता मतलब एक होता है निर्माता, एक होता है निर्देशक। निर्माता मतलब पैसा किसने लगाया, तो देवी शंकर प्रभाकर प्रोड्यूसर है ये। इसका निर्देशन यानी डायरेक्शन आनंद जैलदार सिंह ने किया था। तो जो ये है ना आनंद, ये 1970 में इन्होंने मूवी को डायरेक्शन दी है। कौन सी मूवी को? हरफूल सिंह जाट जुलानी। आनंद ही जैलदार है, तो आनंद जैलदार सिंह, इन्होंने इस मूवी को डायरेक्शन दिया। पैसा किसने लगाया? देवी शंकर प्रभाकर। ये वही देवी शंकर प्रभाकर हैं जो अब आगे बहुरानी के लिए भी पैसा लगाएंगे। ठीक है। पहली लघु कथा, लघु मतलब छोटी, शॉर्ट फिल्म, तो जो 17-18 मिनट की मूवी, पहली लघु कथा फिल्म थी धरती, 1969 में प्रदर्शित की गई। लेकिन ये प्रॉपर मूवी नहीं थी, प्रॉपर मूवी थी हरफूल सिंह जाट जुलानी 1970 की, आनंद या जैलदार ने जिसके ऊपर मेन काम किया था। 74 में एक मूवी आई बीरा शेरा, बीर शोरा लिखा है ना, ये बीरा शेरा है। बीरा शेरा 74 में, वीर घटोत्कच, दो मूवी इकट्ठी आई थी ये। तो 74 में बीरा शेरा का निर्देशन अनूप सिंह नाम के आदमी ने किया। वो आनंद था, जैलदार सिंह, अब अनूप है इन्होंने। फिर 74 में वीर घटोत्कच में अभिनेता की भूमिका विश्व प्रसिद्ध पहलवान थे हमारे मास्टर चंदगी राम। ये बहुत बड़ा नाम है, मास्टर चंदगी राम, बहुत बड़े पहलवान, नामी गिरामी पहलवान। इन्होंने उसमें किसके रूप में काम किया है? वीर घटोत्कच के रूप में। जैसे हमारे दारा सिंह थे ना, हनुमान बनते थे, तो ऐसे ही हमारे यहाँ पर वीर घटोत्कच मूवी बनी थी 74 में, जिसमें किसने काम किया था? मास्टर चंदगी राम ने, जो कि पहलवान थे। तो घटोत्कच के कैरेक्टर में पहलवान ही फिट बैठता, इसलिए इन्होंने काम किया। हरियाणा की पहली सफल फिल्म, सफलतम नहीं कहा, सफल, जो कि हिट गई, वो थी बहुरानी, 1983 में प्रदर्शित की गई। इसमें राकेश बेदी हीरो के रूप में थे, और सुमित्रा हुड्डा इन्होंने अभिनय किया, और लेखक किसके थे? देवी शंकर प्रभाकर। ये वही देवी शंकर प्रभाकर है जो भी आनंद के साथ भी थे। जो पहली मूवी, कौन सी मूवी? हरफूल सिंह जाट जुलानी। देखो देवी शंकर का नाम यहाँ भी आया था, ये बार बार आएगा इसका नाम, देखो देवी शंकर प्रभाकर। ठीक है। तो इसका मतलब लगातार ये काम कर रहे हैं। चलिए, बहुरानी हुआ, देवी शंकर प्रभाकर, तो इसमें कौन थे? राकेश बेदी और सुमित्रा हुड्डा। हरियाणा की सर्वाधिक सफल फिल्म, सबसे ज्यादा जो सुपर डुपर हिट रही, वो 84 में आई, चंद्रावल। 83 की बहुरानी भी हिट थी, लेकिन ये सबसे ज्यादा हिट थी। चंद्रावल 1984 में बनी। इसमें जगत जाखड़, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, ये हीरो के रोल में थे, जगत जाखड़ और ऋचा शर्मा, ये सॉरी उषा शर्मा, ऋचा शर्मा भी है कैरेक्टर, वो गायिका है। उषा शर्मा और जगत जाखड़ दोनों बड़े नाम है। अभी हम क्या पढ़ रहे थे देखना, बेदी थी और हुड्डा थे
है ना, ये राकेश बेदी और सुमित्रा हुड्डा 2 कैरेक्टर थे, ये बहुरानी के थे, ये ज्यादा फेमस हैं। जगत जाखड़ और उषा शर्मा दोनों इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। कौन सी मूवी के? अपनी चंद्रावल मूवी 84 में आई थी, सबसे ज्यादा सफलतम फिल्म आज तक की मूवीज में। तो उषा शर्मा ने अभिनय किया, हीरो हीरोइन के नाम इंपॉर्टेंट होते हैं। इस फिल्म का निर्देशन यानी डायरेक्शन किसने किया? जयंत प्रभाकर ने। और निर्माता कौन थे इसके? देवी शंकर प्रभाकर। पैसा लगाया देवी शंकर ने, डायरेक्शन दी जयंत प्रभाकर। एक ही परिवार के हैं ये, प्रभाकर देखो ना, जयंत प्रभाकर, देवी शंकर प्रभाकर, दोनों ने, एक ने डायरेक्शन दी, एक ने इसमें पैसा लगाया, ठीक है। और हीरोइन कौन थी इसमें? उषा शर्मा। और हीरो कौन थे? जगत जाखड़। कौन से सन में आई? 84 में। नाम क्या है इसका? चंद्रावल, ठीक है। तो ये सारी बातें याद रखनी है आपको। सर्वाधिक हरियाणवी फिल्मों का निर्देशन जयंत प्रभाकर ने किया। तो आपके यहाँ जो फेमस डायरेक्टर है हरियाणवी फिल्मों के, वो जयंत प्रभाकर हैं। तो चाहे वो 84 की चंद्रावल की बात करें या मैक्सिमम मूवीज की बात करें। सर्वाधिक हरियाणवी फिल्मों का निर्माता कौन है? देवी शंकर प्रभाकर। तो निर्माता मतलब प्रोड्यूसर, पैसा लगाने वाला। भैया पैसा लगाया, कमाई हो गई, दूसरे पे लगा दिया, फिर कमाई हो गई, फिर तीसरी बना दी, फिर कमाई हो गई। तो बहुरानी पे भी पैसा लगाया, हरफूल सिंह जाट जुलानी पे भी पैसा लगाया, चंद्रावल पे, तो सबसे कमाई हो रही है ना। इसलिए सबसे ज्यादा मूवीज बनाने में, प्रोड्यूसर में किसने काम किया है? देवी शंकर ने। और सबसे ज्यादा डायरेक्शन किसने दी है? जयंत प्रभाकर ने। ये दोनों चंद्रावल में भी आए थे, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, ठीक है। सुपरहिट फिल्मों का अभिनेता, हीरो कौन आपके यहाँ हरियाणा में? तो जगत जाखड़, यानी जो चंद्रावल का हीरो है वही आपके यहाँ सबसे ज्यादा सुपरहिट फिल्मों का अभिनेता भी है, जगत जाखड़। सर्वाधिक सफल बैनर जिसने मूवीज बनाई ज्यादा, ये प्रभाकर फिल्म बैनर है। जैसे हम जानते हैं ना बॉलीवुड में यशराज फिल्म्स हैं, तो यशराज के बैनर में जो बनती हैं फिल्म वो सुपर डुपर हिट जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी लोकेशंस बहुत अच्छी होती हैं, वो हीरो हीरोइन महंगे लेते हैं, वो हमेशा बाहर मूवीज को शूट करते हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ पर सबसे बेस्ट जो बैनर है वो कौन सा है? सफल बैनर प्रभाकर फिल्म। प्रभाकर आपने देख तो लिया, देवी शंकर प्रभाकर है या जयंत प्रभाकर है, तो इन्हीं के खानदान का है प्रभाकर। जैसे यशराज फिल्म यश परिवार की है, यश चोपड़ा की, ऐसे ही है बैनर। कौन सा बैनर? प्रभाकर बैनर, ठीक है। इस बैनर ने, प्रभाकर बैनर ने लाडो बसंती मूवी बनाई, फूल बंधन नहीं है, बदन है ये, फूल बदन, ये फिल्में भी बनाई हैं। हरियाणा की पहली कहानी लड़की की बहादुरी। तो हरियाणा की जो सबसे पहली कहानी लिखी गई वो माधव प्रसाद मिश्र ने लिखी, और उसका टाइटल है कहानी का, मूवी का नहीं, कहानी का, लड़की की बहादुरी। तो पहली कहानी हरियाणा की लड़की की बहादुरी माधव प्रसाद मिश्र ने लिखी थी। ये पूछ लेंगे हरियाणा की पहली कहानी, तो आप कहोगे लड़की की बहादुरी किसने लिखी है? माधव प्रसाद मिश्र ने, ठीक है। नेशनल फिल्म अवार्ड, जैसे ना किसी भी मूवी को अवार्ड मिलना बहुत नॉर्मल है, पैसे देके भी अवार्ड खरीदे जाते हैं, लेकिन नेशनल अवार्ड्स उनको मिलते हैं जो सच में कामयाब फिल्म होती हैं, चाहे उसको जनता ने कम देखा हो, लेकिन उसके अंदर सच में होना चाहिए कुछ इस तरह का कि जिसको आप कहें कि हाँ ये मूवी के पार्ट पे बढ़िया है। तो नेशनल अवार्ड मिलना मतलब मूवी ने काम किया है। आपके यहाँ पर नेशनल फिल्म अवार्ड मिला पहली हरियाणवी फिल्म लाडो को सन 2000 में, यानी 21 साल पहले। ये लड़कियों पर बेस्ड मूवी थी, इसको पहला नेशनल अवार्ड मिला फिल्म लाडो को। पहली सहायक अभिनेत्री, जैसे तो ना भाई एक हीरो होता है मेन, एक सेकेंडरी रोल प्ले करते हैं, तो इसको भी नेशनल पुरस्कार मिला। ये आपके यहाँ थी पगड़ी, या के जगह द कर देना, पगड़ी द ऑनर, ऑनर HONOUR मतलब इज्जत, पगड़ी द ऑनर, ये मूवी बनी थी। और इसमें एक महिला ने कौर किया था, काम किया, जिसका नाम है बलविंदर कौर। इनको सह अभिनेत्री का नेशनल अवार्ड मिला था। तो इसका मतलब आपके यहाँ लाडो मूवी को नेशनल अवार्ड पहली बार मिला। और फिर आपके यहाँ एक असिस्टेंट एक्टर कह लो या को एक्टर कह लो, जिनका नाम क्या है महिला का? बलविंदर कौर। इन्होंने काम किया था पगड़ी द ऑनर इस मूवी में, यानी लाडो को भी नेशनल अवार्ड मिला है, और लाडो के साथ साथ फिर एक पगड़ी द ऑनर की जो बलविंदर कौर हैं, इनको भी सहायक अभिनेत्री के रूप में नेशनल अवार्ड मिला है, ठीक है। चलिए, ये तो थी बहुत बेसिक सी बातें, जो कि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, अगर आपने वो बोर्ड पे देखा होगा तो ये सब बातें आपको समझ में आ गई। अब आते हैं टेबल के ऊपर, सिनेमा से जुड़े हरियाणवी कलाकार। अब इनमें आपको तरीका क्या होता है? बार बार पहले पढ़ने होते हैं, समझने, दिमाग में बैठाने होते हैं, फिर कुछ चीजें याद भी करनी पड़ती हैं। अब इतने कई 100 लोग हैं, सबके नाम तो ऐसा नहीं ना कि आप हर एक की कहानी याद करें, लेकिन कुछ बड़ी हस्तियों के बारे में आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि पेपर में आएगा, आ भी चुका बहुत बार। मनोज कुमार हैं आपके यहाँ से, जो अभिनय करते थे, अब तो नहीं है, मनोज कुमार अभिनय करते थे, और निर्देशन यानी डायरेक्शन में भी इन्होंने अपना हाथ आजमाया। सुनील दत्त तो बहुत बड़ी हस्ती हैं, संजय दत्त के पिताजी हैं। ये जन्मे थे कभी पाकिस्तान वाले हिस्से में, बाद में ये जब देश का बंटवारा हुआ ना, तो आपके यहाँ यमुनानगर में आ गए, और फिर बॉलीवुड में कितना बड़ा नाम कमाया। और आप ये भी जानते हैं कि ये मिनिस्ट्री में भी
खेल मंत्रालय, युवा और खेल मंत्री बने थे ना एक टाइम पर 2005 के आसपास। तो आप ये लगा लो कि एमपी भी बने हैं ये, और ये आपके हरियाणा से संबंधित है, इसलिए बहुत बड़ा नाम है। तो सुनील दत्त जो संजय दत्त के पिताजी हैं, अभिनय में इन्होंने मूवीज में काम किया, यमुनानगर में आकर बस गए थे ये, और इनका जन्म हुआ था पाकिस्तान में। तो आजादी की उस दंगे वाले स्टेज में इन्होंने पाकिस्तान को छोड़ दिया था और ये आकर हरियाणा के यमुनानगर में रहने लग गए थे, तब वो अंबाला का पार्ट था। ये पूछा गया था एग्जाम में, सुनील दत्त यमुनानगर। ठीक है। पूजा बत्रा हीरोइन थी, और 90s के दशक में ये हीरोइन रही थी, कोई बहुत फेमस तो नहीं, लेकिन फिर भी पूजा बत्रा बॉलीवुड में नाम था। तो पूजा बत्रा अभिनय से जुड़ी हैं, रोहतक से जुड़ी हुई हस्ती हैं पूजा बत्रा, तो रोहतक से जुड़ी हैं। जूही चावला आपके हरियाणा की पहली महिला, पहली लेडी जिसको कि मिस इंडिया कंटेस्टेंट में जीत कर आई थी, तो बहुत बड़ी बात है। जूही चावला हरियाणा के अंबाला की थी, और अंबाला पहली मिस इंडिया हरियाणा से। जैसे मिस इंडिया बनना बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, और ये कितने पुराने टाइम की बात है, आपके हरियाणा के अंबाला को बिलोंग करने वाली जूही चावला मिस इंडिया तो बनी बनी, बाद में बॉलीवुड में बहुत अच्छी मूवीज में भी उन्होंने काम किया। सुभाष घई, सुभाष घई जो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, और सुभाष घई ही हैं, कहते हैं सुभाष घई ने बहुत सारे बड़े लोगों को उनके मुकाम तक पहुंचाया, चाहे वो माधुरी दीक्षित का नाम हो या वो महिमा चौधरी जैसे जो बहुत बड़े बड़े हीरो हीरोइन है ना, उन सबके करियर को शेप देने में सुभाष घई का बहुत बड़ा योगदान था। सुभाष घई के ही एक क्यू सिनेमास चलते हैं अब, जो ये सोनीपत में ही आगे जाते हैं जब दिल्ली की तरफ, तो टीडीआई मॉल में क्यू सिनेमा है, वो सुभाष घई का पैसा लग के बना हुआ है, तो इनका मूवीज का कामकाज था। तो सुभाष घई डायरेक्टर रहे हैं, पैसा भी लगाया इन्होंने, निर्माता प्रोड्यूसर भी रहे, डायरेक्टर भी, और हमारे रोहतक से थे। तो सुभाष घई बहुत बड़ी हस्ती हैं रोहतक से। देवी शंकर प्रभाकर जो बार बार प्रभाकर का नाम आ रहा था, इनका बैनर सबसे बड़ा था, ये सबसे ज्यादा मूवीज में काम कर, मतलब इन्होंने निर्माता भी, निर्देशक भी, फिर राइटर भी थे। तो देवी शंकर प्रभाकर निर्माता, मायना गांव रोहतक को बिलोंग करते हैं, मायना गांव तो रोहतक से ही है। अभी रोहतक से हमने कई बड़े बड़े नाम पढ़ लिए। सुभाष घई भी कहाँ थे, देखना रोहतक से। तो सुभाष घई जैसे बॉलीवुड में है ना बड़ा नाम, ऐसे आपके यहाँ बड़ा नाम कौन सा है, देवी शंकर प्रभाकर, ये भी मायना गांव रोहतक, दोनों रोहतक से, बॉलीवुड वाले भी और ये वाले भी। सुनील ग्रोवर आप सब अच्छी तरह जानते हैं, कपिल शर्मा का एक खास जोड़ी हुआ करती थी सुनील ग्रोवर के साथ, वही सुनील ग्रोवर जो बहुत बढ़िया एक्टिंग करते थे। और सुनील ग्रोवर एक अच्छे हास्य कलाकार हैं, कई अच्छी मूवीज में इन्होंने बड़ा योगदान दिया, एक अच्छा खासा जाना माना चेहरा है बॉलीवुड में। तो ये हमारे लिए प्राउड की बात है कि ये हरियाणा को बिलोंग करते हैं। सुनील ग्रोवर गुलाटी, डॉक्टर गुलाटी का रोल प्ले करते थे ना, डॉक्टर गुलाटी का वो यही थे। हास्य अभिनेता आपके सिरसा से है सुनील ग्रोवर जी। ठीक है, तो प्रेजेंट में, करंट में, क्योंकि ये चल रहे हैं इसलिए पता होने चाहिए। सोनू निगम बहुत बड़े प्लेबैक सिंगर हैं सोनू निगम, और बॉलीवुड में बहुत बेहतरीन इन्होंने काम किया हुआ है। ये आपके हरियाणा के फरीदाबाद को बिलोंग करते हैं, तो प्लेबैक सिंगर है। गायन में इनका काम है, एक आधी छोटी मोटी मूवीज में काम किया पर हिट नहीं हुई थी, फरीदाबाद को बिलोंग करते हैं। सतीश कौशिक, सतीश कौशिक ने बहुत सारी मूवीज में छोटे मोटे रोल भी किए, और खुद मूवीज को डायरेक्ट भी किया, प्रोड्यूस भी किया। तो सतीश कौशिक में ने ज्यादातर जो रोल किया ना, गोविंदा के टाइम की मूवीज में एक बहुत मोटा छोटी सी हाइट का काला सा आदमी आता था, वो सतीश कौशिक थे, बहुत बढ़िया एक्टिंग करते थे। अभी पीछे भी एक मूवी आई थी, म्हारी छोरियां क्या छोरों से कम है करके, उसका टाइटल ही ये था, उसमें भी यही थे। तो सतीश कौशिक अभिनय भी किया है छोटा मोटा, निर्देशन भी रहे किया, महेंद्रगढ़ को बिलोंग करते हैं सतीश कौशिक। मल्लिका शेरावत सब जानते हैं, अभिनय से जुड़ी हस्ती हैं, और रोहतक, आपके हरियाणा के रोहतक को बिलोंग करती है मल्लिका शेरावत। जसविंदर नरूला आज से लगभग 25-30 साल पहले इन्होंने गायन के क्षेत्र में बहुत बढ़िया नाम कमाया था, और एक फेमस हस्ती थी जसविंदर नरूला, पंजाबी गायिका थी, मतलब पंजाब को प्रेफरेंस में रखती थी उस तरफ के गानों को, वैसे बॉलीवुड में भी काम किया। गायन में रोहतक से हैं, तो रोहतक से सुभाष घई भी थे, प्रभाकर वाले भी थे, और जसविंदर नरूला जो कि गायिका थी, ये भी आपके रोहतक से। मोहित अहलावत छोटे रोल्स किए हैं अभिनय, पानीपत से हैं। रणदीप हुड्डा, कोई नाम बताने की जरूरत नहीं है, हर स्टूडेंट जानता है रणदीप हुड्डा, वो कलाकार जिसने ऐश्वर्या राय के साथ भी काम किया, जिसने मेरे ख्याल कोई बड़ी हस्ती ऐसी नहीं है जिसका कि मैं नाम लूं, चाहे वो सलमान खान हो या कोई बड़े से बड़ा कैरेक्टर हो, सबके साथ लगभग काम किया, और अपनी एक आइडेंटिटी, अपनी एक खास पहचान बनाई। इस बॉलीवुड के इतने चमक दमक के बीच में हरियाणा के रोहतक को बिलोंग करने वाला एक छोटे से एरिया से निकलने वाले लड़के ने पूरे बॉलीवुड में अपनी छाप छोड़ी है। कई अच्छी मूवीज इन्होंने की, जिनमें कि वो पाकिस्तान की जेल में बंद था ना एक कैरेक्टर, जिसमें ये अपनी ऐश्वर्या राय ने उनकी सिस्टर का रोल प्ले किया था, गजब एक्टिंग की थी, बहुत ही ग्रेट एक्टिंग। रणदीप हुड्डा अभिनय में जसिया खेड़ा गांव रोहतक से हैं, तो रोहतक से कई बड़ी हस्ती हमने पढ़ ली है। ठीक है,
ये तो प्रेजेंट में भी है इसलिए पता होने चाहिए। ये मूवी थी ना, एक कौन सी थी वो, सुल्तान, उसमें भी तो बढ़िया कैरेक्टर प्ले किया था। ऋचा शर्मा भी, उषा शर्मा के नाम के साथ मैंने ऋचा शर्मा बोला था। उषा शर्मा, जगत जाखड़, कौन सी मूवी के, चंद्रावल 1984 के हीरो हीरोइन। ऋचा शर्मा गायन से जुड़ी हैं और ये आपके फरीदाबाद से हैं, सेम ऐसे जैसे सोनू निगम भी गायन से हैं फरीदाबाद से। तो ऋचा शर्मा और सोनू निगम दोनों गायन से हैं फरीदाबाद से। टीपी अग्रवाल कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है लेकिन ठीक है, इन्होंने भी निर्देशन निर्माता के रूप में सोनीपत से काम किया। टीपी अग्रवाल। परिणीति चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा की कजन है, आप सभी जानते हैं, बॉलीवुड का बहुत बड़ा चेहरा है, आपके यहाँ अंबाला से संबंधित है, अभिनय में अंबाला से। और वो कहाँ से थी, जूही चावला, वो भी अंबाला से थी। जेपी कौशिक हैं, संगीतकार हैं, रोहतक से हैं। तो घई भी रोहतक से थे, रणदीप हुड्डा भी रोहतक से थे, है ना, और प्रभाकर बैनर वाले भी रोहतक से थे, अब ये भी रोहतक से हैं, जेपी कौशिक। पारुल गुलाटी, पंजाबी अभिनय किया है, रोहतक से हैं ये भी। जैसे जसविंदर नरूला थी ना, पंजाब की तरफ के ज्यादा गाने गाए, वैसे बॉलीवुड में भी थे, इस तरह। जगबीर राठी बहुत बड़ा नाम है और आजकल तो सब जानते भी होंगे, यूनिवर्सिटी में भी बहुत बढ़िया एक्टिव रहते हैं ये, और इसमें अपनी रोहतक वाली एमडीयू में। और इन्होंने दंगल मूवी में जो कैरेक्टर प्ले किया था ना, जब दंगल मूवी में आमिर खान अपनी बेटी के लिए जाते हैं एक कोच से मिलने, तो वो कहता है कि भाई फंड के लिए अपनी बेटियों के लिए गुजारिश करते हैं, तो वो देखो कितना खराब सा एक कैरेक्टर प्ले किया, लेकिन कैरेक्टर खराब प्ले किया है, वैसे बहुत अच्छे इंसान है, मैं तो पर्सनली मिली हुई हूँ, बहुत ही ग्रेट एक्टिंग करते हैं और ऐसी ऐसी बातें मजाकिया करते हैं कि मतलब सामने वाले के हंसते हंसते पेट में दर्द हो जाए। जगबीर राठी जी का बहुत बड़ा नाम है, बहुत ही बेहतरीन कविताएं लिखी हैं, बिल्कुल दिल को छूने वाली कई कविताएं इनकी हैं जो कई बार ये स्टेज पे सुनाते हैं, तो वो जगबीर राठी हैं। जगबीर राठी अभिनय से जुड़े हैं, दंगल फिल्म में भी इन्होंने काम किया है, ठीक है। वैसे रोहतक यूनिवर्सिटी में है ये, एमडीयू में, लेकिन वैसे बिलोंग करते हैं आपके जीन को। तो दंगल फिल्म में जो वो कैरेक्टर प्ले किया है कि आलू के पराठे लगाओ और खाएंगे क्या, उसके वो लड्डू लेके चले जाते हैं, वो कैरेक्टर अच्छा नहीं था, लेकिन वैसे इनका अभिनय बहुत बढ़िया था। नरगिस नांदल हैं, बोहर अस्थल बोहर रोहतक से, अभिनय में छोटा ही रोल है लेकिन कोई नहीं फिर भी। सुमित्रा हुड्डा जो हम पढ़ रहे थे अभी, सुमित्रा हुड्डा जी और कबीर बेदी, बहुरानी फिल्म 1983 वाली में, तो वही सुमित्रा हुड्डा हैं ये, अभिनय से जुड़ी हैं रोहतक से। हरविंद्र मलिक हैं, अभिनय से जुड़े रोहतक से। जोगिंदर सिंह हैं, अभिनय से जुड़े हिसार से। नसीब सिंह कुंडू, ये रुंडा और खुंडा दो कैरेक्टर हैं जो अपनी चंद्रावल मूवी है ना इसमें, तो ये पानीपत से बिलोंग करते हैं एक, और एक रोहतक से। तो जो ये पहला नाम लिखा है नसीब सिंह कुंडू, जो रुंडा की भूमिका में है, ये सहायक अभिनेता हैं चंद्रावल मूवी में, टिटोली गांव रोहतक को बिलोंग करते हैं। जगत जाखड़ जो कि मूवी के मेन हीरो हैं और सबसे ज्यादा सुपरहिट देने वाले हीरो हैं, जगत जाखड़ अभिनय में झज्जर से हैं, तो चंद्रावल के मेन हीरो यही तो हैं। उषा शर्मा भी ऊपर भी आया था, नहीं ऋचा शर्मा आया था ना, अब फिर से उषा शर्मा, ये उसमें आया था 84 की मूवी में, तो वही उषा शर्मा अभिनय से जुड़ी हैं हिसार से। ये दोनों ही तो हीरो हीरोइन के रोल में हैं, कौन सी मूवी में, चंद्रावल 1984 में, जो प्रभाकर बैनर के नीचे बनी है। तो जगत जाखड़, उषा शर्मा, जगत जाखड़ कहाँ से, झज्जर से, और उषा शर्मा कहाँ से, हिसार से। अश्विनी चौधरी निर्देशक हैं, डायरेक्टर हैं सिरसा से। लहरी सिंह, दादा लहरी सिंह, अभिनय के क्षेत्र में हैं झज्जर से, झज्जर से ही ये वाले हीरो भी थे ना, ये जगत जाखड़, तो ये भी ठीक है, लहरी सिंह। दरियाव सिंह मलिक, ये खुंडा, अभी हम रूंडा पढ़ रहे थे, अब खुंडा, तो रूंडा खुंडा ये एक तरह के साथी अभिनेता हैं चंद्रावल के, तो सहायक अभिनेता हैं, ये हैं पानीपत से, ठीक है। नेक्स्ट है सृष्टि राणा, ये इसमें बनी थी ना, मिस इंडिया कॉन्टेस्टेंट में थी ये सृष्टि राणा। तो सृष्टि राणा प्रसिद्ध भारतीय सुंदरी, फरीदाबाद से हैं। फरीदाबाद से वो गायक भी थे, कौन, सोनू निगम और ये ऋचा शर्मा, तो ऐसे ही ये भी हैं फरीदाबाद से। मीमांसा मलिक सोनीपत से हैं और इनके पिताजी बहुत बड़े टीचर रहे हैं हरियाणा में, सोनीपत में ही, यहाँ पे यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करते थे। इनकी मदर भी बहुत बड़ी लेक्चरर रही हैं। दो बेटियां हैं ये, मीमांसा मलिक और इन्हीं की सिस्टर हैं, जिन्होंने वो मूवी है ना तारे जमी पर, उसमें उस बच्चे की एक टीचर का रोल प्ले किया है। मीमांसा मलिक जो है ये न्यूज रीडर हैं और इनकी सिस्टर जो है वो बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं। एक पीछे नाटक आता था ना आना इस देश लाडो, उसमें जो वो बुढ़िया के कैरेक्टर में जो लड़की थी ना, वैसे वो इतनी बूढ़ी है नहीं, यंग है, लेकिन वो कैरेक्टर जो प्ले किया था वो हमारे यही हरियाणा के सोनीपत की इन्हीं की सिस्टर थी वो,
ठीक है। तो मीमांसा मलिक हैं, समाचार पढ़ती हैं, ये सोनीपत से हैं और बहुत बढ़िया बेहतरीन अंग्रेजी समाचार पढ़ती हैं। आप इनको देख सकते हैं बड़े बड़े न्यूज चैनल पर, जी पे शायद ये प्रेजेंट करती हैं। जोहराबाई अंबाले वाली, हम पढ़ के आए थे, इनका नाम भी कला के क्षेत्र में इस गजल गायिका हैं। और 1930-40s में अंग्रेजों के टाइम में जब मूवीज बना करती थी, क्योंकि मूवीज तो 1913 में बनने लग गई थी ना, उसमें इन्होंने गायकी में अपना परचम लहराया था। तो जोहराबाई अंबाला से हैं, जोहराबाई अंबाले वाली, और ये गजल गायिका हैं। बॉलीवुड में उस टाइम जब आजाद नहीं हुए थे उस टाइम तक भी ये गाया करती थी। यशपाल शर्मा, बहुत बहुत बड़ा योगदान बॉलीवुड की मूवीज में कैरेक्टर रोल प्ले करने में। तो यशपाल शर्मा आपके यहाँ से हैं और इन्होंने गंगा जल मूवी में बहुत ही बढ़िया रोल प्ले किया, कई अच्छी मूवीज में इनका नाम चला था। यशपाल शर्मा अभिनेता हैं हिसार से, काफी बड़े लेवल के एक्टर हैं ये, जैसे रणदीप हुड्डा का नाम बड़ा है ना, ऐसे इनका भी नाम बड़ा है। ये थोड़े मेच्योर टाइप के रोल करते हैं क्योंकि इनकी एज भी ज्यादा है। नेक्स्ट है हिमांशु मलिक, सोनीपत से हैं ये और अभिनय में एक आधी मूवी में आए थे, बस ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा नाम है लेकिन ठीक है, हीरो के रूप में हिमांशु मलिक आए थे। सन 2000 के आसपास मूवी आई थी, मुझे नाम नहीं ध्यान, उसमें ये मेन लीड में थे हिमांशु मलिक। जादूगर शंकर सम्राट, कई बार एग्जाम में आ चुका, जादूगर शंकर सम्राट, ये आपके हरियाणा के एलनाबाद को बिलोंग करते हैं। ये पूछा गया था कहाँ से हैं, तो ये सिरसा के एलनाबाद से हैं जादूगर शंकर सम्राट। इंटरनेशनल लेवल पे जादूगर के नाम में इनका नाम लिया जाता है, तो बहुत बड़ी बात है कि आपके हरियाणा के एलनाबाद से एक जादूगर है। नाम क्या है इनका? जादूगर शंकर सम्राट। बहुत बार इनके ऐड आपने पढ़े भी होंगे। सुरेंद्र शर्मा, सुरेंद्र शर्मा वो जिनकी की बोली में मारवाड़ी स्टाइल है और कई बार आपने देखा होगा यूट्यूब वगैरह पे, आप देख भी सकते हैं, ऐसे बीच में से बाल नहीं है, गंजे से हैं, साइड साइड में बाल हैं। और हमेशा अपनी जब कभी प्रेजेंट करते हैं अपनी कविताओं को तो हमेशा स्टार्टिंग करते हैं 4 लाइन सुना रही आऊं, ऐसी सी इनकी टोन होती है। और बहुत ज्यादा मजाक करते हैं पति पत्नी के रिश्तों पर खासकर, तो फैमिली की चीजों को बड़ा बहुत ही बेहतरीन ढंग से प्रेजेंट करते हैं और इतना अच्छा गाते हैं। मैंने तो बहुत बार सुना है, यूट्यूब पे आप भी सुन सकते हैं कि आप हंसते हंसते आपके पेट में दर्द हो जाएगा, इतना बढ़िया सुनाते हैं ये। और रिश्तों के मर्म को बहुत सुंदर शब्दों में बयां करते हैं, हंसी के माहौल को क्रिएट करके। सुरेंद्र शर्मा है, रोहतक से बिल्कुल नहीं है, गलत छाप दिया ये आपके नांगल चौधरी से हैं, यानी इससे महेंद्रगढ़ से। तो महेंद्रगढ़ से हैं, हास्य कलाकार हैं, बहुत बड़ा नाम है सुरेंद्र शर्मा जी का। प्रसिद्ध हास्य कवि और व्यंग्यकार हैं और इतने अच्छे व्यंग्य मारते हैं, मतलब इतनी ऐसी बात कहेंगे एक लाइन में ना, ऐसी बात कह देंगे कि पूरे जीवन का सार उस एक लाइन में निकल आएगा। तो बहुत ही बढ़िया है ये। रोहतक को छोड़ देना, रोहतक से नहीं है ये, महेंद्रगढ़ से हैं, नांगल चौधरी महेंद्रगढ़ से, ठीक है। परविंदर सिंह यूट्यूबर हैं हरियाणा से, काफी बड़े, अब तो ढेर यूट्यूबर हो गए लेकिन इनका नाम स्टार्टिंग में बहुत बड़ा था। परविंदर सिंह चरखी दादरी से हैं, हरियाणवी यूट्यूबर इनका नाम था क्योंकि उस टाइम में ज्यादा लोग नहीं थे, आजकल तो हर कोई यूट्यूबर बन गया तो अब उतना बड़ा नाम नहीं है, फिर भी हाँ एक परविंदर सिंह अगर पूछे हरियाणवी यूट्यूबर तो जिसका पहला बड़ा नाम खड़ा हुआ था वो चरखी दादरी के परविंदर सिंह थे। दयाचंद मायना, माथमा लिखा है ना, ये है मायना, मायना एक गांव है मायना, ये पड़ता है रोहतक में। दयाचंद शेड्यूल कास्ट थे, वाल्मीकि इसको बिलोंग करते थे, लेकिन आप यकीन नहीं करोगे इनकी इंपॉर्टेंस दादा लक्ष्मी चंद की बराबरी की थी। तो दादा लक्ष्मी चंद के बराबरी पे अगर किसी का नाम लिया जा रहा है तो इसका मतलब समझ जाओ कि कितना लायक आदमी होगा। तो यही है वो दयाचंद मायना, मायना गांव रोहतक में पड़ता है, यहाँ के थे। और इनको आप कहते हैं हरियाणा का जॉन मिल्टन, जैसे आपने रॉबिन हुड कहा था ना अपने हरफूल सिंह जाट जुलानी को, ऐसे इनको कहा जाता है हरियाणा का जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन विदेशी बहुत बेहतरीन लिखने वाला एक राइटर था, ऐसे ही इन्होंने बहुत बढ़िया चीजें समाज के लोगों के बीच तक पहुंचाई। वाल्मीकि थे लेकिन ऐसा नहीं कि भैया बिल्कुल पिछड़े, बहुत तेज दिमाग और बहुत ही बेहतरीन गाने और लोगों तक बयान करके चीजें पहुंचाने वालों में मायना रोहतक के हैं। प्रसिद्ध गायक है, अभिनेता है, सांगी हैं और रागनी गायक थे। तो दयाचंद मायना क्या कहलाते हैं? ये हरियाणा के, मैंने अभी बताया आपको 2 इंपॉर्टेंट नाम, एक तो इनका नाम और एक रॉबिन हुड का नाम, दोनों। ये जॉन मिल्टन है, JOHN MILTON, हरियाणा के जॉन मिल्टन पूछेंगे तो आप कहोगे दयाचंद मायना। मायना गांव कहाँ है? रोहतक में। और कहेंगे हरियाणा के रॉबिन हुड तो आप कहोगे हरफूल सिंह जाट जुलानी, ठीक है। ये याद रखनी है दोनों बातें। जयदीप अहलावत हैं, ये रोहतक से हैं, फिल्म जगत से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे तो बहुत नाम है, बस एक आइडिया कि भाई ठीक है जयदीप नाम का भी एक लड़का है जो फिल्मों से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है कुलदीप रोहिल, सांपला रोहतक से हैं, इन्होंने चीर हरण फिल्म का निर्देशन किया था। तो बहुत फेमस मूवी तो नहीं है लेकिन ठीक है, हरियाणा से एक हस्ती है जिसने कि नाम थोड़ा बहुत कमाया। अब हम सबके बारे में नहीं याद रख सकते लेकिन मेन कैरेक्टर्स के बारे में मैंने आपको 2-2 4-4 बातें एक्स्ट्रा इसलिए बताई क्योंकि वो पूछी गई हैं। मनीष जोशी बिस्मिल, ये कठपुतलियों से जुड़ा हुआ इनका काफी
बड़ा काम धाम है, इसलिए इनका नाम याद रखना। मनीष जोशी बिस्मिल हिसार के हैं, अभिनेता, निर्देशक, जादूगर और कठपुतली चलाते हैं। अब जादूगर में अभी सम्राट पढ़ रहे थे ना हम, शंकर का नाम कहाँ से थे? एलनाबाद से। लेकिन ये सिर्फ जादूगर नहीं है, ये कई सारी विधाओं में इनका नाम है मनीष जोशी बिस्मिल। ठीक है। राजकुमार राव आज के दौर में देखें तो सबसे ज्यादा सुपरहिट, अगर किन्हीं लड़कों की बात करें जो बॉलीवुड में नाम कमा रहे हैं प्रेजेंट में, तो उनमें जो कैरेक्टर रोल बहुत अच्छे प्ले करते हैं, कोई बहुत रोमांटिक रोल नहीं लेकिन कैरेक्टर रोल जिसको आप कहते हैं, वो है राजकुमार राव। बहुत अच्छी एक्टिंग करता है लड़का और सच में देखने लायक होती है। इसकी कुछ मूवीज तो सच में गजब हैं। तो अभी भी मैंने सुना था ये कोई मूवी बन रही है, उसमें ये सुभाष चंद्र बोस के रोल में आएंगे, अब देखो कब तक बनती है। तो काफी अच्छी एक्टिंग करता है राजकुमार राव, यंग ही लड़का है, गुड़गांव से है, फिल्म जगत से जुड़े। ये बड़ा, जैसे एक होता है ना बड़ा नाम, जैसे रणदीप हुड्डा का बड़ा नाम है, ऐसे इनका भी नाम बड़ा है बॉलीवुड में, काफी लोग जानते हैं इनको भी। तो ये बहुत बड़ी हस्ती है। यश टोंक लड़का सोनीपत से है और ये भी बॉलीवुड से ही जुड़ा हुआ है। इनकी शिक्षा हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार से हुई है। फिल्म जगत से जुड़े कलाकार हैं यश टोंक, लेकिन ऐसे नहीं है जैसे कि रणदीप हुड्डा या जैसे कि राजकुमार राव, ये ज्यादा बड़े लोग हैं। ठीक है। अब इसके बाद ना टाइपिस्ट ने क्या किया, कुछ एक्स्ट्रा पर्यटन की चीजें जो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ उनको यहाँ ऐड कर दिया। यहाँ एक्चुअली जगह खाली थी तो उनको मैंने कहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट सा उठा के डाल देना, तो उन्होंने क्या किया, ये पर्यटन स्थलों वाले टॉपिक से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ ऐड कर दिया। वैसे ये सब आपने पढ़ा हुआ है पर ठीक है, एक पेज डाला हुआ है तो हम पढ़ लेते हैं, इस बहाने हमारी रिविजन हो जाएगी। सेंट पॉल गिरजाघर आपके हरियाणा के अंबाला में है और ये गोथिक शैली में बना हुआ है। ये सब मैंने पर्यटन में पढ़ाया था। अंबाला में है गिरजाघर, अर्ध गोथिक अंग्रेजों की शैली का बना हुआ है। अंबाला में नारायणगढ़ तहसील है ना आपके यहाँ पर, जहाँ पे देखो रेत से वो सोना निकलता है, की स्थापना सिरमौर जिला जो हिमाचल प्रदेश है, यहाँ के राजा लक्ष्मी नारायण ने की थी। तो आपके यहाँ के अंबाला के नारायणगढ़ तहसील की स्थापना किसने की थी? सिरमौर के राजा थे जिनका नाम था लक्ष्मी नारायण। बूडिया का रंग महल आप अच्छी तरह जानते हैं, बूडिया का रंग महल बीरबल से जुड़ा हुआ एक स्थान है यमुनानगर में। इसका संबंध बीरबल से है, शाहजहां के दरबारी ने बनवाया था। चनेटी का स्तूप, चनेरी लिखा है, चनेटी का स्तूप, ये अशोक के टाइम का कहते हैं। सुध में है, सुधानी सुध जगाधरी में अशोक द्वारा निर्मित है। और ह्वेन सांग जो कि हर्षवर्धन के टाइम में आया था 7वीं शताब्दी में, इसकी किताब सीयू की में इसे मौर्य काल का बताया गया। तो मौर्य ही तो था, अशोक के दादा ही तो थे चंद्रगुप्त मौर्य। महम की बावड़ी याद है, ज्ञानी चोर की बावड़ी कहलाती है। स्वर्ग का झरना महम रोहतक में, जहाँ पे कहते हैं कि वो चुरा चुरा के बहुत सारा धन छुपाया करता था। महम की बावड़ी रोहतक में है, महम में। चोरों की बावड़ी और स्वर्ग का झरना कहते हैं, निर्माण शाहजहां के दरबारी कवि सुद्दो कलाल या सद्दौल कलाल ने 1656 में करवाया था। ये सब मैंने आपको बहुत पहले बताया हुआ है। रानी का तालाब है जींद में, जिसमें कि कहते हैं कि भूतेश्वर टेम्पल है, यानी शिवजी का टेम्पल, भूतों के ईश्वर शिवजी है ना। और ऐसी मान्यता है कि इसमें रानी रात में तालाब में स्नान करने के लिए जाया करती थी और वहीं पे वो मंदिर है पानी के बीचों बीच। तो इसको कहते हैं कि अमृतसर का जैसा वो गोल्डन टेम्पल है ना पानी के बीच में, इस तरह इसी की तर्ज पर बनाया हुआ, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। रानी तालाब को राजा रघुवीर सिंह ने बनवाया था। इसमें एक शिव मंदिर है भूतेश्वर, जिसे भूतेश्वर कहते हैं, भूतों के ईश्वर शिवजी भगवान। ये अमृतसर गुरुद्वारे यानी अमृतसर के गोल्डन टेम्पल की तर्ज पर बनाया गया है। तो जींद का रानी तालाब जिसके बीच में भूतेश्वर का मंदिर है, मंदिर के चारों तरफ पानी, जिसको रानी का तालाब कहते हैं, रघुवीर सिंह ने बनवाया था। और किसकी तर्ज पर है? ये अमृतसर के गोल्डन टेम्पल। अगला है हिसार का असीगढ़ का किला। ये असीगढ़ क्यों कहलाया? क्योंकि हिसार का पुराना नाम आसी था। हांसी, हिसार, आसी, ये एक जैसे लगेंगे आपको। असीरगढ़ भी लिख देंगे, हांसी का है ये हिसार का। हांसी के किले को ही असीगढ़ का किला, असीरगढ़ का किला या आसी का किला कहते हैं हिसार में। ये किला पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय बना था। पुरानी हवेली फतेहाबाद में है और पुरानी हवेली में एक टाइम पे जॉर्ज थॉमस भी रहा करता था। ये पहले फिरोज शाह तुगलक का महल था, फिरोज शाह ने ही तो फतेहाबाद बसाया था। फिरोज शाह ने 2 शहर बसाए थे ना आपके, एक हिसार और एक फतेहाबाद, एक 1351 में, एक 1354 में। फिर यहीं पे हवेली बनाई, इसका महल था, बाद में ये पुरानी हवेली बन गई। फतेहाबाद की मस्जिद हुमायूं ने बनवाई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछेंगे फिरोज शाह ये महल, तो आप कहोगे फिरोज शाह तुगलक। तुगलक तो बहुत पुराना सुल्तान था और हुमायूं बहुत बाद में। इसकी मस्जिद किसने बनवाई? हुमायूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गुड़गांव में है लाल महल, बलबन ने इस महल को बनवाया था गुड़गांव में। और बलबन के बनवाने का कारण था गोपालगिरी का दुर्ग ही तो है, कि भैया मेवात के लोग बड़ा परेशान करते थे, तो इसने बलबन ने गोपालगिरी का दुर्ग बनवा लिया गुड़गांव और दिल्ली की सीमा पर।
ठीक है। सोहना का किला गुड़गांव में है ये राजा सोहन सिंह ने बनवाया था, और बस कुछ खास नहीं है, सोहना का किला सोहन सिंह ने बनवाया गुड़गांव में, बस इतना याद रखना। शीश महल फर्रुख नगर, फौजदार खान नाम का एक आदमी था, उसने फर्रुख नगर में इसको बनवाया था शीश महल को। और इसमें क्या किया, महल बनवा के शीशे ही शीशे जड़वा दिए। तो लोगों ने कहा था कि लाल किले की फूहड़ नकल है ये, जो हरियाणा में लाल किले की फूहड़ नकल है वो आपका शीश महल है। कहाँ पर है ये, फर्रुख नगर में। 1732 में फौजदार खां, ये नाम इंपॉर्टेंट है, द्वारा निर्मित ये गेसूदास की बावड़ी है। इस शीश महल में दिल्ली दरवाजा लगा है, यहाँ एक जामा मस्जिद, सेठानी की छतरी भी है और भादो माता का मंदिर भी है। इसी को कह देते हैं लाल किले की फूहड़ नकल। तो हरियाणा का शीश महल लाल किले की फूहड़ नकल है। हरियाणा का ताजमहल भी है ना थानेसर में, जो किसके, शेख चिल्ली का मकबरा। हरियाणा का रॉबिन हुड कौन है, जिसने वो गायों को मारने से बचाने के लिए बूचड़ खाने बंद करवाए, कौन था वो, हरफूल सिंह जाट जुलानी। हरियाणा का जॉन मिल्टन कौन है, दयाचंद मायना, जिसने कि वाल्मीकि समाज से बिलोंग करते हुए कितनी ऊंचाइयों को छुआ। ठीक है। गोपालगिरी का दुर्ग जो मैंने आपको बताया भी है अभी, ये दुर्ग बलबन द्वारा निर्मित है, वही गुड़गांव वाला। बादशाहपुर का किला, ये भी गुड़गांव में है। देवसर भिवानी, कहते हैं माता खुद यहाँ आई थी, माता रानी यहाँ प्रकट हुई थी, लोगों ने देखा और फिर यहाँ मंदिर बना था। तो देवसर भिवानी जनश्रुति है, जनता ऐसा मानती है, यहाँ माँ दुर्गा साक्षात रूप में प्रकट हुई थी, तो फिर यहाँ पे देवसर में माँ दुर्गा का मंदिर बना दिया, देवसर भिवानी में। ठीक है। धनाना भिवानी, मोटी माता और शीतला माता जिसको आप कहते हैं, वैसे शीतला माता कहते ही आपके दिमाग में गुड़गांव आता होगा, लेकिन धनाना का मेला भी इंपॉर्टेंट है। तो धनाना भिवानी में मेला लगता है, यहाँ शीतला माता का मंदिर है और मेला लगता है, जिसे मोटी माता भी कहते हैं। तो एक शीतला माता आपकी फेमस वाली तो गुड़गांव में है, लेकिन अगर पेपर में आए शीतला माता धनाना माता और ना आए गुड़गांव, तो आपको टिक करना है धनाना यानी भिवानी वाली माता का मेला। ठीक है, ये भी मोटी माता है। ऑक्टर लोनी और एडम हाउस, ये अंग्रेजों की देन है। ऑक्टर लोनी और एडम हाउस ये उनके घर हुआ करते थे उस टाइम के, करनाल में है। अंग्रेजों के समय ये हाउस बैरक और इनके मकान थे। तो ऑक्टर लोनी और एडम हाउस करनाल में, आज आपकी सीएम सिटी। प्रतिहार वंश था, चोल चेर पांडे जैसे साउथ में थे, ऐसे यहाँ राष्ट्रकूट पाल और प्रतिहार लड़े थे हरियाणा के लिए। कन्नौज पे कौन अधिकार करेगा, थानेसर पे कौन। तो आपके यहाँ प्रतिहार वंश के एक राजा थे भोजदेव। प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार राजस्थान साइड वाले, इनके काल में पेहोवा शिलालेख में अनेक विष्णु मंदिरों का वर्णन है। यानी आपके हरियाणा में शिव मंदिर भी बनाए गए खूब सारे और विष्णु मंदिर भी बनाए गए। कहाँ लिखा है, पेहोवा शिलालेख, किसके टाइम में, भोजदेव के टाइम में। मिहिर भोज भी था, जिसके टाइम में घोड़ों के व्यापार का वर्णन किया गया था। ठीक है। आधुनिक युग में नागर शैली के कुरुक्षेत्र के बिड़ला मंदिर, मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था। बिड़ला परिवार बहुत बड़ा परिवार है, बहुत अमीर लोग हैं। इन्होंने पूरे देश में ढेरों मंदिर बनवा रखे हैं अलग अलग जगह, बिल्कुल व्हाइट मार्बल का यूज करके। आपके हरियाणा में कुरुक्षेत्र में इन्होंने, क्योंकि कुरुक्षेत्र भूमि थी, भगवान श्री कृष्ण ने गीता का सार दिया था, तो उसको एक थीम बना के और कुरुक्षेत्र में एक मंदिर डेवलप किया, जिसको नाम दिया गया बिड़ला मंदिर। तो इसमें सारी गीता और सारी चीजें हैं, और इसीलिए गीता के श्लोकों को बिड़ला मंदिर की दीवारों पर लिखवाया गया। तो ऐसा नहीं कि एक परिवार ने एक मंदिर, इस परिवार ने ढेरों मंदिर बनवाए हैं पूरे भारत में। तो वही बता रहे हैं। नागर शैली के कुरुक्षेत्र के बिड़ला मंदिर और भिवानी का शिव मंदिर प्रमुख हैं, जो नागर शैली में है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिनमें कि लोग कंफ्यूज रहते हैं, वो इकट्ठी लिख दी। रानी का तालाब जींद में है, अभी अभी पढ़ा, रघुवीर सिंह ने बनवाया। रानी के तालाब के बीचों बीच में भूतेश्वर मंदिर है। पुरानी मान्यता है कि रानी रात में जाके इसमें स्नान किया करती थी, और ये ऐसे ही बना हुआ है जैसे अमृतसर का गोल्डन टेम्पल। ठीक है, रानी का तालाब जींद में, भूतेश्वर मंदिर। राव तेज सिंह तालाब या बाग वाला तालाब या बड़ा तालाब बोलते हैं इसको, ये वो जगह है जहाँ पे जो ये राव युधिष्ठिर थे ना, मैंने आपको बताया था कि पहली एक गौशाला बनी थी आपके यहाँ। जो ये दयानंद सरस्वती जी थे, जिन्होंने आर्य समाज बनाया 1875 में, 1878 में ये आपके यहाँ आए और फिर यहीं के आसपास तो रहे थे, ये भाषण दिया था, कई दिन तक यहाँ ठहरे थे, वही है ये। सॉरी, राव तेज सिंह तालाब, बाग वाला तालाब या बड़ा तालाब, ये रेवाड़ी में है, इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए। देवी तालाब, देवी तालाब शिव मंदिर है यहाँ भी, जैसे भूतेश्वर भी शिव मंदिर है ना, ऐसे ये भी देवी तालाब शिव मंदिर, ये पानीपत में है। मराठों ने बनवाया, जब मराठे लड़ने नहीं आए थे पानीपत की तीसरी लड़ाई, तो ये मराठे उसी टाइम के तो हैं। पानीपत में इन्होंने देवी तालाब शिव मंदिर बनवाया। अब देखो, देवी तालाब भी शिव मंदिर है और रानी तालाब में भी, भूतेश्वर भी शिव मंदिर है। अंतर क्या है, वो रानी तालाब है, ये देवी तालाब है। रानी पूछेंगे तो रघुवीर सिंह ने, और देवी पूछेंगे तो मराठों ने बनवाया। ठीक है।
सबसे पुरानी बावली, बावली क्या होती है ये मैंने आपको कई बार बताया भी है। पानी की कमी हुआ करती थी पहले, पहले आज की तरह के वाटर टैंक और ये पानी के ड्रेनेज सिस्टम और ये सब नहीं था। तो क्या करते थे राजा महाराजा या जिनके पास बहुत पैसा था, संत महात्मा टाइप के लोग जिनको लोग दान देते थे, वो अपना पैसा खर्च करके मजदूरों को बुला के और नीचे गहरी एक ऐसे पानी का कुआं टाइप खुदवाते, फिर उसके चारों तरफ सीढ़ियां बनवा देते। तो आम जनता को वहां से पानी लाना या वहां बैठना कि भाई ठंडक का एहसास हो, तो एक अच्छी फीलिंग रहती थी गर्मियों के मौसम में, उसको बावली कहते थे। तो सबसे पुरानी बावली आपकी मेवात क्षेत्र में है। ये पुनहावा है, जो ये पिनगवा लिखा है ना, ये पिनगवा नहीं है, पुनहावा एक एक इलाका है यहाँ मेवात के आसपास में। तो सबसे पुरानी बावली मेवात, मेवात सूखा इलाका था तो वहां है हरियाणा की। द्वारका और जौकी सेठ की हवेली झज्जर के डीघल गांव में है। डीघल गांव का शिवालय भी बहुत फेमस है। डीघल गांव कहाँ पड़ेगा? ये झज्जर में, ठीक है। इसको हम जब शिवालय मैंने शायद पढ़ाया था तब बताया भी होगा। ये गौकर्ण तालाब रोहतक में, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में HSSC पूछ चुकी। गौकर्ण तालाब, कहीं कहीं गुरुकर्ण भी लिखा है, वो यही है, गौकर्ण ही गुरुकर्ण है तालाब, ये रोहतक में है। किशोरी महल, किशोरी एक राजा की पत्नी थी, उन्होंने अपनी पत्नी के लिए बनवाया तो नाम रख दिया किशोरी महल। ये पलवल होडल में पड़ता है। तो होडल पलवल में इसका निर्माण भरतपुर के राजा सूरजमल ने, ये वही सूरजमल है जिसको जाटों का प्लेटो भी कहते हैं, ये वही सूरजमल है जिसका बेटा था जाट राजा जवाहर सिंह, जिसने शीतला माता का ये गुड़गांव वाला मंदिर बनवाया था ना, इन्हीं का तो बेटा था सूरजमल का। सूरजमल बहुत बड़ा कैरेक्टर है, जाटों के राजा है ये, तो इनको हरियाणा में जाटों का प्लेटो भी कहा जाता है। तो सूरजमल ने 18वीं शताब्दी, इनकी पत्नी कौन है? किशोरी, तो अपनी पत्नी के लिए एक महल बनवाया, नाम क्या रख दिया? किशोरी महल। कहाँ? होडल पलवल में। जाट राजा सूरजमल का ही बेटा है जवाहर सिंह, जो बनवाएगा माता शीतला का मंदिर गुड़गांव में। धनाना वाला कहाँ है? वो मोटी माता का, वो अलग जगह है। 12 खंबा छतरी, ये भी होडल में है, इसमें 12 खंबे हैं और ऊपर उसको कवर करके एक छतरी बना दी, तो 12 खंबा छतरी भी होडल पलवल किशोरी महल के ही पार्ट में। मीनार माटिया या माटिया का किला या मटिया का किला या मोतिया का किला भी लिखा हुआ है, ये भी पलवल में। आध्यात्मिक संग्रहालय है आपके पानीपत में, आध्यात्मिक संग्रहालय पानीपत में। अंजन यात्रिका पेहुआ कुरुक्षेत्र में है और ये इसका जिक्र महाभारत और वामन पुराण में भी है। तो अंजन यात्रिका आपके कुरुक्षेत्र में पड़ती है, पेहुआ कुरुक्षेत्र में अंजन यात्रिका, ये ऐतिहासिक एक स्थल मान लीजिए। पुन्हावा का किला अभी ऊपर आया था ना, सबसे पुरानी बावली वो ये था पुन्हावा, इसके ही पास है वो सबसे पुरानी बावली। कहाँ है ये? नूह मेवात में, ठीक है। तो सबसे पुरानी बावली ये पुन्हावा के किले में है और ये मेवात में पड़ता है, मतलब आज के नूह में। इसके बाद प्रश्न उत्तर शुरू हो गए हैं। दिव्यावदान नगर ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया कि रोहतक के बारे में था, इनको कर लेना। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब इसमें क्या रह गया उसको देख लेते हैं। लगभग कंप्लीट हो गया ये आपका सारा, छोटे छोटे 2 टॉपिक इसमें रह गए थे बस। ये तो हमने आज ही पढ़ा है सारा, अभिनय वाला। देखो ये भी मैंने पढ़ा दिया आपको सारा, सुमित्रा हुड्डा वाला टॉपिक भी ये कल पढ़ा था सारा। इस पूरी फाइल में सिर्फ आपके रह गए हैं, ये भी पढ़ लिया हमने, डमरू मंजीरा है ना, शहनाई बांसुरी सब पढ़ लिया। खेड़ा नृत्य, नृत्यों के प्रकार भी पढ़ लिए। ये गायक और संगीतज्ञ ये भी पढ़ लिए हमने। इसमें सिर्फ 2 छोटे टॉपिक मैंने छुड़वाए हैं और वो हैं आपके मंदिर के अलावा मस्जिद, और ये सब पढ़ा दिया। मस्जिद और आपकी ये कंप्लीट हो गया था। मूर्तियां भी पढ़ा दिया मैंने आपको, कुषाण काल और ये सब। गुरुद्वारा ये टॉपिक रह गया, देखो ये थोड़ा सा 2-3 पेजेस का टॉपिक है ये जो नहीं हुआ। गुरुद्वारे ये नहीं पढ़ाया एक तो आपको, और एक मस्जिद नहीं पढ़ाई, और एक मजार, बस। मस्जिद और मजार तो एक ही पार्ट है। ये बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है। यहाँ से मज़ारें और दरगाह 2 टॉपिक रह गए, मस्जिद मज़ार और दरगाह, ये तो मुस्लिम कम्युनिटी से जुड़े, और एक गुरुद्वारे, बस। बाकी ये सारी फाइल हमारी कंप्लीट है। इससे पीछे देखो मंदिर थे, ये मैंने आपको सब पढ़ा रखा है। 11 रुद्री और ये पातालेश्वर स्वयंलिंगी और ये अम्बकेश्वर, कलायत का शिव मंदिर, विश्वकर्मा, सर्वेश्वर, विष्णु, घंटेश्वर, राधेश्वर, गपड़ेश्वर और जीन, ये सब पढ़ा रखे हैं आपको, ठीक है। इसमें मैंने आके ये यहाँ छोड़ दिया था, ये कह के कि ये मिक्स ना हो, तो यहाँ हमने पढ़ लिया था। ये उदय सिंह की पत्नी ने बनवाया था ना, ये 11 रुद्री शिव मंदिर जो कैथल वाला है आपका। यहाँ से पढ़ लेते हैं मजारे और दरगाह, यानी हमने हिंदुओं के सारे स्थल पढ़ लिए। हमने अपने हरियाणा की कला संस्कृति देख ली, चित्रकला, मूर्ति कला, गायन हमने देखा, हमने नाच गाने के प्रकार देखे, विवाह में कौन से गीत बजते हैं, कौन से हमारे पास वाद्य यंत्र हैं, हमारी कौन सी बड़ी बड़ी मूवीज से जुड़ी हस्ती हैं, बॉलीवुड से, कोई गायन में, कोई नाटक में, कोई समाचार पढ़ने वाली, तो इस तरह के सारी चीजें देख ली। अब ये 2 छोटे टॉपिक हैं, गुरु
गुरुद्वारे आज नहीं करते, लेकिन आज मज़ारें कर लेते हैं। गुरुद्वारे बहुत छोटा टॉपिक कल कर लेंगे, फिर उसके साथ कुछ और पढ़ा दूंगी। आज मैं देख रही थी, अब बस बहुत छोटे छोटे टॉपिक बच गए हैं, लगभग कंप्लीट हैं चीज़ें। मज़ारें और दरगाह यानी मुस्लिम लोगों की कम्युनिटी से जुड़ी कुछ खास जगह जहाँ जाके वो चादर चढ़ाते हैं, या जैसे आप लोग मंदिर में जाते हैं ऐसे वो लोग भी मस्जिद में जाते हैं। उसके अलावा दरगाह और मज़ारें होती हैं किसी बड़ी हस्ती से जुड़ी हुई, जैसे किसी कोई एक्सपायर हो गया तो उसको मस्जिद में थोड़ी दफनाते हैं। मस्जिद में तो ये जैसे हम लोग पूजा करते हैं ऐसे मस्जिद में पूजा की तरह ही तो करते हैं ना ये लोग, अर्चना। और जहाँ किसी बड़े आदमी को दफनाया गया तो कोई वहाँ दरगाह बना दी, कोई वहाँ पे मकबरा बना दिया, वो अलग चीज़ होती हैं। तो मज़ारें और दरगाह में पहली है अम्बाला में, ये एक्चुअली अम्बाला में पहले थी, अब ये कुरुक्षेत्र में पड़ती है। पीर नौगज़ा की मज़ार है, और पीर नौगज़ा की जो दरगाह है, दरगाह की जहाँ लोग आते हैं चादर वादर चढ़ाते हैं, कहते हैं ये पीर थे, इब्राहिम नाम था इनका, और ये ईरान से आए थे, और ये बहुत लंबे थे। जैसे एक आम आदमी की हाइट होती है, एवरेज में बात करूं, एवरेज से भी थोड़ी बड़ी तो 6 फुट मान लें। कहते हैं कि ये 27 फुट के थे, तो इमेजिन करो कितने लंबे होंगे 27 फुट के। कहीं लिखा है 27 फुट मतलब 8 मीटर इनकी हाइट थी, तो 8 मीटर कपड़ा कितना होता है तुम इमेजिन कर लो। तो इतनी लंबी चौड़ी, 9 गज। एक आम आदमी को 2 गज जमीन चाहिए होती है, ऐसे कहते हैं मरने के बाद 2 गज जमीन चाहिए, मतलब 6 फुट, 1 गज में 3 फुट आते हैं। ये 9 गज के थे, तो इसके नाम पड़ गया पीर नौगजा की दरगाह। सैयद इब्राहिम बादशाह इनका नाम था, ईरान से आए थे, और अंबाला में पहले बनी थी ये, लेकिन अब वो इलाका अंबाला में नहीं बल्कि कुरुक्षेत्र में गिना जाता है। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ अगर आप कुछ मांगते हैं, बिल्कुल ऑन रोड है ये, नेशनल हाईवे पर बिल्कुल ऑन रोड, अगर आप कुछ मांगते हैं तो एक टाइम अगर आप सोच लेते हैं मन में, तो उस टाइम के अंदर वो चीज़ आपको मिल जाती है। कहते हैं ये एक्सीडेंट से बचाते हैं, अगर इनकी कृपा रहे तो एक्सीडेंट्स नहीं होते। और टाइम कोई ड्यूरेशन अगर आप मांगते हैं मन में सच्चे मन से, तो उस ड्यूरेशन में आपका काम बन जाता है, इसलिए लोग यहाँ घड़ी चढ़ाते हैं। तो घड़ी चढ़ाने के जो पूछा गया था एक बार एचएससी में, कहाँ घड़ी चढ़ाई जाती है मान्यता पूरी होने पर, तो वो है आपकी पीर नौगजा की दरगाह, पहले अंबाला में थी, अब कुरुक्षेत्र में। ठीक है। करनाल में 5 पीरों की मजार, इसको पक्का पुल मजार भी कहते हैं, पक्का पुल मजार। 5 पीर बाबाओं की मजार है करनाल में, पक्का पुल मजार। तो 5 पीरों की मजार आ जाए, पक्का पुल मजार आ जाए, तो मुगल पुल ये मधुबन करनाल में पड़ती है, 5 पीरों की ही पक्का पुल मजार है। नेक्स्ट है हाली की दरगाह, आप खूब खूब अच्छी तरह जानते हैं, हाली पुरस्कार भी है ना, बहुत बड़ा नाम है हाली का, उर्दू में बहुत काम किया इन्होंने। तो ये कहाँ से थे? पानीपत से। इसके बाद है बू अली शाह कलंदर, बू अली शाह कलंदर भी पानीपत में है, ये भी दरगाह। गौस अली शाह मजार, ये भी पानीपत में। शेख अनाम अल्लाह की मजार भी पानीपत में, पानीपत में कई हैं ये, तो शेख अनाम अल्लाह कहें, गौस कहें, बू अली शाह कहें, या हाली कहें, ये चारों कहाँ मिलेंगे आपको? पानीपत में। ठीक है, ये मजार हैं। नेक्स्ट है हमजा पीर की दरगाह, ये नारनौल में है, महेंद्रगढ़ में। हमजा पीर, तो महेंद्रगढ़ में कौन सी है? हमजा मीर, इंपॉर्टेंट है ये। बू अली शाह, गौस अली, ये सब कहाँ है? ये पानीपत में है। हमजा कहाँ जाएगी? नारनौल महेंद्रगढ़ में। संत मीर शाह, कहीं कहीं मीरा शाह भी लिखा है, मीरा और मीर एक ही बात है। संत मीर शाह की मजार है आपके फतेहाबाद में, या संत मीरा शाह कह देंगे तो भी फतेहाबाद में। ठीक है, मीर और मीरा एक ही चीज है, बाद में आएंगे ये, बाद मतलब फतेहाबाद में। पीर जमाल की मजार, पीर जमाल बहुत फेमस है, और जमाल की मजार भी लिख देते हैं, पीर तो नाम के आगे जोड़ा जाता है। तो पीर जमाल की मजार आपके गोहाना, गोहाना कहाँ पड़ेगा आपके? सोनीपत में। तो जमाल आते ही आपको दिमाग में आए सोनीपत, गोहाना। बाबा शाह कमाल की मजार, तो ये कैथल में है, कमाल क से कमाल, क से कैथल। ठीक है। पीर मुबारक शाह की दरगाह, जो सबसे नया जिला है आपका चरखी दादरी, मुबारक शाह की दरगाह यहाँ है। ये मेले ना गलती से उसने बीच में टाइप कर दिए, ये मेले अभी नहीं करा रही मैं, मेले आपको मैं कल परसों कराऊंगी, ये सब उसी में से उठा रखे हैं, सब वहीं मिलेंगे, इसको यहाँ नहीं पढ़ाऊंगी, ये मिक्स हो जाएगा, वरना छोड़ दो। देखो 11वें नंबर पर थे ना हम अभी मुबारक शाह दादरी में, अब 12वां पढ़ेंगे, मेले यहाँ नहीं पढ़ेंगे। मामा भांजा की मजार, मामा भांजा चौक पड़ता है आपके सोनीपत में। तो कहते हैं यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय है, कि हिंदू मंदिर भी है शिव जी का और मुस्लिम लोगों की भी दरगाह। तो ये मजार, तो मामा भांजा की मजार हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, सोनीपत में है ये। मामा भांजा चौक भी है सोनीपत में इसी नाम का। सराय अली वर्दी खान, ये आपके गुड़गांव में है, और कहते हैं ये अलाउद्दीन खिलजी, सोचो 1296 में जिसने दिल्ली सल्तनत का राज संभाला था, सुल्तान था, उसके टाइम की है। 1296 से 1316
1516 तक वो था, आज तक है ये। तो सराय अलीवर्दी खां की मजार अलाउद्दीन खिलजी के समय की गुड़गांव में है। शेख जुनैद की मजार ये आपके हरियाणा के हिसार में पड़ती है। शेख जुनैद की मजार नागौरी गेट, 4 गेट है ना, दिल्ली गेट, मोरी गेट, तलाकी गेट, नागौरी गेट, ऐसा मानते हैं कि 4 गेट हिसार में हुआ करते थे, इनमें एंट्री हुआ करती। हिसार बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी हरियाणा की, और हर राजा ने हिसार पे कब्जा करने की कोशिश की, चाहे वो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान रहे हों या वो अकबर जैसे बादशाह रहे हों। तो 4 गेटों की किससे याद करना, शेख जुनैद की मजार। जुनैद मतलब होता है सेनापति, तो सेनापति गेट पे खड़े होंगे, जहां 4 गेट हैं वहां जुनैद है, तो कहाँ है वो, आपके हिसार में। ठीक है। भीत तजारा की मजार हांसी में है, भीत तजारा। और 4 कुतुब की दरगाह, 5 कहाँ आए थे पक्का पुल वाले, करनाल में। 5 पीरों की थी ना पक्का पुल वाली। अब ये कह रहे हैं 4 कुतुब की, इन सबके नाम में कुतुब, कुतुब बहुत लंबे लंबे नाम है, याद नहीं करने, हर एक के नाम में कुतुब आएगा। तो 4 कुतुब की दरगाह ये भी हांसी में है। ये दरगाह 4 संतों के लिए है। उर्स त्योहार आता है एक मुस्लिम कम्युनिटी का, फिर अजमेर से चादर लाके इस पे चढ़ाते हैं। तो बहुत लोगों की मान्यता है कि अजमेर से चादर लाओ और इस पे चादर चढ़ाओ, किस पे, 4 कुतुब की दरगाह पे। 4 आदमियों के बड़े बड़े लंबे लंबे नामों में कुतुब 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 4 बार दिखता है, चारों के नाम में, इसलिए 4 कुतुब की दरगाह कहाँ है, ये हांसी में। 4 गेट भी कहाँ थे आपके, हांसी हिसार में ही। ठीक है। नेक्स्ट है बाबा मीरा। अभी देखो ऊपर संत मीर पढ़ रहे थे ना, संत मीर देखो ऊपर आया था, तब मैंने कहा था इसको याद करना, संत मीर शाह। ऐसे ही एक है बाबा मीरा, देखो ये रहा, ये तो मीरा है, वो संत मीर था, ये बाबा मीरा, एक जैसे लगेंगे ये, इनमें गड़बड़ होती है इसलिए ऊपर वाला भी दिखाया। तो बाबा मीरा नौ बहार की पीर की मजार, जैसे 9 दिखे तो आपको याद करना है जो 9 ग्रहों का की काशी थी, कैथल था ना आपका, तो मीरा और मीर एक जैसे। अब एक और मीरा भी आएगा इसलिए बता रही हूँ, जहां 9 दिखाई दे तो ग्रहों की काशी आपकी कैथल के कारण है हरियाणा, तो 9 दिखते ही आपको कैथल याद आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है पीर चेतन शाह, सबसे छोटे पीर थे चेतन शाह। तो सबसे छोटा पीर कौन था, चेतन। वैसे भी चेतन 1983-84 में एक मूवी आई थी बच्चों के लिए, छोटा चेतन, तो सबसे छोटे पीर थे चेतन, तो उनकी मजार का नाम है चेतन शाह की मजार, ये कैथल में है। ठीक है। ख्वाजा अस्ताक अली की दरगाह पानीपत में है। गौस अली की भी, बू अली की भी, सारी पानीपत में तो थी, तो ऐसा ही नाम है ख्वाजा अस्ताक अली, ये भी पानीपत में। नूरी दरगाह कहाँ है, करनाल में। पक्का पुल मजार कहाँ थी, 5 पीरों की, वो भी करनाल में। नूरी दरगाह भी कहाँ है, करनाल में। ठीक है। इब्राहिम 12 हजारी की दरगाह, ये रेवाड़ी में है। इब्राहिम 12 हजारी की दरगाह, ये रेवाड़ी में है। नेक्स्ट है रोशन अली शाह कबीर उल औलिया हजरत शेख जलालुद्दीन की दरगाह, ये पानीपत में है सारी। तो जहां इस तरह के नाम आ जाए ना, बू अली शाह, गौस अली शाह या रोशन अली शाह, कबीर उल औलिया, हजरत शेख जलालुद्दीन, तो ये सब कहाँ टिक करके आने, पानीपत में, सारी मजारें यहाँ पर। पीर जमाल, पीर जमाल की अभी पढ़ा ना हमने, गोहाना में है जमाल की, तो वही तो है पीर जमाल की मजार सोनीपत। सोनीपत मतलब गोहाना कहना चाहते हैं, गोहाना सोनीपत में। हिंदू मुस्लिम बंधुत्व का प्रतीक है, तो मामा भांजा जो आपके मजार है वो भी तो इसी का प्रतीक है, यानी गोहाना की पीर जमाल वाली भी और आपके सोनीपत की मामा भांजा, दोनों हिंदू मुस्लिम एकता के लिए है। संत हमजा पीर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये महिलाएं नहीं जा सकती, इसकी खासियत है। ये चेतन था ना भी, चेतन सबसे छोटा पीर, ऐसे हमजा पीर भी है, चेतन पे महिलाएं जा सकती हैं। हमजा पीर की दरगाह जो कि आपके नारनौल में है, यहाँ महिलाओं का जाना वर्जित है। तो संत हमजा पीर की मजार ये महेंद्रगढ़ नारनौल में है, यहाँ महिलाओं का जाना वर्जित है। पूछ लेंगे कौन सी दरगाह पर महिलाओं का जाना वर्जित है, तो हमजा पीर की दरगाह कहाँ है, ये नारनौल महेंद्रगढ़ में। सबसे छोटा पीर कौन था, चेतन शाह। ठीक है। संत मीरा शाह, देखो ये दोबारा आ गया, यही है वो जो मैं ऊपर मीर बता रही थी ना, मीर शाह या मीरा शाह। बाबा शाह खान, ये फतेहाबाद में। अब बहुत सारे बच्चे 3 चीजों में कंफ्यूज रहेंगे, मीरा शाह के जैसा ही यहाँ आया था अभी अभी बाबा मीरा, तो एक जैसे लगते हैं पेपर में, ये बाबा मीरा कहें या मीर शाह कहें, तो ये ध्यान रखना, मीरा के साथ अगर 9 की बात करेंगे तो नवग्रह वाली काशी कैथल में है, इसका आंसर क्या आएगा, कैथल। और उसका आंसर क्या आएगा, उसका आंसर आएगा फतेहाबाद, देखो ये रहा फतेहाबाद। तो संत मीरा शाह ही ऊपर जाके जो अभी हम पढ़ के आए थे स्टार्टिंग में, देखो मीरा शाह जैसा यहाँ भी था ना,
ये रहा संत मीर शाह, ये एक ही आदमी है। इन दोनों का आंसर क्या है? फतेहाबाद। लेकिन अगर मीर के साथ में नौ बहार वाला नाम आ गया तो फिर कैथल आंसर आएगा। ठीक है, एक जैसे लगते हैं ये। अब जैसे अनाम अल्लाह, गौस अली, बू अली, अभी नीचे पढ़ रहे थे हम कई अली वाले, सबकी दरगाह कहाँ जाएगी? पानीपत में। हाली भी पानीपत में, हाली का तो पुरस्कार भी है उर्दू में। इनको 2-4 बार पढ़ोगे ना तब ये याद होंगी। तो वो 9 गज वाली पहले अंबाला में थी, अब कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। करनाल में पक्का पुल या 5 पीरों की मजार है। हाली, बू अली, गौस अली, शेख अनाम सब पानीपत में। हमजा पीर, हमजा पीर कहाँ है? महेंद्रगढ़ में। संत मीर शाह, अगर संत मीर कह रहे हैं तो फतेहाबाद, लेकिन अगर मीरा साहब के आगे 9 लिख देंगे तो वो जाएगा कैथल, वरना संत मीर या कहें या मीरा कहें फतेहाबाद। पीर जमाल, जमाल कहाँ है? गोहाना में। जलेबी से याद कर लो, ज से जलेबी, ज से जमाल, गोहाना, या पीछे हमने नीचे पढ़ा था सोनीपत दे देंगे। बाबा शाह कमाल, कमाल क से कमाल, क से कैथल, तो कमाल कैथल में है। पीर मुबारक, किसको मुबारकबाद देंगे? चरखी दादरी को, तो चरखी दादरी। हमने मेले यहाँ नहीं पढ़ने। मामा भांजा है तो सोनीपत आएगा। अली वर्दी है तो अलाउद्दीन खिलजी की गुड़गांव में। शेख जुनैद सिपाही सेनापति 4 गेट कहाँ थे? हांसी हिसार में। भीत तजारा की मजार हांसी हिसार में। 4 कुतुब हैं, 4 कुतुब, अगर 5 आ गए तो पक्का पुल में करनाल में, 4 कुतुब हो गए तो 4 गेट वाले ना, यानी हांसी में। बाबा मीरा 9 बहार, अब 9 कह रहे हैं तो कहाँ जाएगा? कैथल में। पीर चेतन शाह, जो कि सबसे छोटे पीर हैं चेतन शाह, ये कैथल में। ख्वाजा अस्ताक अली, अब ख्वाजा है ना तो ये पानीपत में जाएंगे। नूरी दरगाह करनाल में। इब्राहिम 12 हजारी, 12 हजारी है तो रेवाड़ी में। रोशन अली शाह, कबीर उल औलिया, हजरत शेख जलालुद्दीन सब पानीपत में। पीर जमाल जलेबी के साथ तो कहाँ जाएंगे? गोहाना सोनीपत में। हमजा पीर की बात करेंगे तो महिलाएं नहीं जा सकती, नारनौल महेंद्रगढ़ में। संत मीरा शाह, ये वही है मीर जो ऊपर था, ये कहाँ है? फतेहाबाद में। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। मस्जिदें चलो कल पढ़ेंगे। आज हमने लगभग कंप्लीट कर लिया इसको, सिर्फ 2 छोटे टॉपिक रह गए, एक गुरुद्वारों का और एक मस्जिद का। इसको कल पढ़ के और कल एक और नई फाइल भी इसके साथ शुरू कर देंगे, क्योंकि ये टॉपिक तो हार्डली 15-20 मिनट का है। जो ये बच गया ना मस्जिद वाला, मस्जिदें कम हैं, मज़ारें ज़्यादा, तो मस्जिद का टॉपिक गुरुद्वारों के टॉपिक के साथ कल हम इस सीरीज को कंप्लीट करके इसी से जुड़ा अगला टॉपिक भी पढ़ेंगे। अब छोटे टॉपिक रह गए हैं जिनमें की बहुत बेसिक बेसिक सी बातें हैं आपके रोजमर्रा के लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई, उनके ऊपर काम करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही है। और कोई लिख रहा है कि हरियाणा के करंट अफेयर्स तब पढ़ने चाहिए तुम्हें जब पेपर आ जाएगा ना, उससे 15 दिन पहले तैयार कर लेना। अब क्योंकि अब के करंट में क्या पढ़ोगे, हो सकता है पेपर 4 महीने बाद हो, जब पेपर आएगा तब के करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहिए। पिछले 6 महीने में कुछ अगर खास हुआ है तो, बहुत कोई बड़ी परियोजना आई है, अब बजट में जैसे हरियाणा का बजट भी आएगा तो उसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे, वो अगर मेरे पास टाइम होगा मैं देखूंगी, आगे पॉसिबल हुआ तो उसको जरूर करा दूंगी। ठीक है, चलिए आज इतना ही पढ़ते हैं। इन सब चीजों को खुद से भी पढ़ना, ये मेरे पढ़ाने से नहीं आएंगी, आपके पढ़ने से आएंगी। मैंने तो सिर्फ एक बार इसको बोल के आसान बनाने की कोशिश की, बाकी हमजा पीर, चेतन शाह, ये सब पढ़ने पड़ते हैं कि गौस अली शाह की कहाँ है, बू अली शाह की कहाँ है, और मज़ारें और दरगाहें कहाँ कहाँ स्थित हैं, कौन से बड़ी है, कौन सी छोटी, कहाँ महिलाएं नहीं जा सकती, कौन सी करनाल में है, कौन सी पानीपत में है, कौन सी कैथल में है, फतेहाबाद में, ये पढ़ लेना। ठीक है, चलिए गुड नाइट।